उम्मीद तो ये थी सुबह की बाजार रेंज से बाहर निकले, लेकिन और रेंज छोटी होती दिख रही है और सुस्ती दिख रही है सारे दिग्गज इंडेक्स में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर रिजल्ट सीजन की वजह से। तो आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन क्या होगा, किस तरफ होगा और कौन से शेयर चमकेंगे या फिर गिरेंगे, इस पर होगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और संकेत सपोर्टिव नहीं रहे आज दिन भर विदेशी बाजार से, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ने एक बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार दिखाया है। तो सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें बता दें। बिल्कुल, बाजार की इस वक्त की बड़ी बातें हैं कि बेहद सीमित दायरे में कारोबार है और मुश्किल से 50 पॉइंट की भी रेंज नहीं रही निफ्टी में। आज बहुत ही सीमित दायरे, न 10,900 के नीचे गया है, न 10,950 के पार निकला है। सेंसेक्स में भी बहुत सीमित दायरे में कारोबार हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं कि निचले स्तरों से लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी 27,500 के आसपास ही एकदम सपाट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वीकली एक्सपायरी है कल, उससे पहले बड़ा शांत कारोबार है बैंक निफ्टी में भी। मेटल शेयरों में हल्की सी रिकवरी आती हुई दिखी है। फार्मा और एफएमसीजी शेयर भी मजबूत है। रुपए की मजबूती की वजह से आईटी शेयरों में हल्की कमजोरी मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है। और अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1.5 घंटे में क्या खास रहेगा फाइनल ट्रेड में। हर रोज की तरह हम शुरुआत करेंगे बचे हुए सत्र के और कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के साथ ही 2:10 पर आपको हम बताएंगे खबरों वाले शेयर्स, यानी वो स्टॉक जहां पर दिन के दौरान आज आई हैं खबरें। इंडिगो और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनके नतीजे कैसे रहेंगे, आज नतीजे आने हैं, इस पर पोल आपके सामने लेकर आएंगे जी बिजनेस का। साथ ही 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस की कल एक्सपायरी कहां होगी, एक महापोल आपके सामने रखेंगे। और बीटीएसटीटी कॉल्स और निफ्टी बैंक निफ्टी पर बचे हुए सत्र की स्ट्रैटेजी तो होगी ही। कल आएंगे अल्ट्राटेक सीमेंट और येस बैंक के नतीजे कैसे आएंगे और नतीजों से पहले फ्यूचर्स ऑप्शंस में या फिर कैश में कोई ट्रेड आपको लेना है या फिर नहीं, ये भी समझाएंगे। और बायोकॉन कोलगेट के नंबर की एक्सपेक्टेशंस भी रखेंगे आपके साथ। और साथ ही 3 बजे होगा बेनिफिट। लेकिन हर रोज की तरह शुरुआत कर लेते हैं मानसी के साथ और समझ लेते हैं कि बचे हुए सत्र के लिए फिर कल के लिए ट्रिगर्स क्या हैं, बताइए। जी बिल्कुल दीपाली, आज और कल के अहम इवेंट्स की सूची में नतीजे तो हैं ही, बोर्ड बैठक भी है, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ही है और साथ ही कंज्यूमर के हक की बात भी है। एक एक करके सब कुछ आपके सामने रख देती हूँ। वोडाफोन आइडिया की पूंजी जुटाने पर एक बैठक होने जा रही है आज, जिस पर हमारी नजर होगी। साथ ही नतीजों की अगर बात करें, निफ्टी में आईटीसी, भारती इंफ्राटेल जैसी कंपनियां अभी अपने नतीजे पेश करेंगी, तो उस पर नजर रहेगी। एफएनओ स्पेस में इंडिगो, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कैनफिन होम्स, पिडलाइट अदर्स कैटेगरी में बीएएसएफ, इंडिया जेम फाइनेंशियल, हैथवे जैसी कंपनियों के नतीजे भी आज ही आएंगे। तो इन तमाम नतीजों पर हमारी नजर होगी। बात करते हैं कल की, एक तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी जिस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप के केस में सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें, एक अरसे से 8,000 होम बायर्स हैं जो अपने हक का इंतजार कर रहे हैं और इसी हक पर कल बात होने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का नतीजा क्या निकल कर आता है, इस पर हमारी नजर होगी। और साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन होंगे, यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे और साथ ही यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े भी कल ही के दिन जारी होते हुए दिखेंगे। नतीजों की अगर बात करें, येस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बायोकॉन, पीवीआर, कोलगेट, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, फाइजर जैसी कंपनियां कल के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी। तो नतीजों को मद्देनजर रखते हुए आज और कल का दिन बेहद अहम है। बिल्कुल, और रिजल्ट अभी भी आए हैं प्रीमियर एक्सप्लोसिव के भी। तो मुनाफा जो है वो 1.5 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ रहा है। और देखिए स्टॉक 13-14% दौड़ गया अभी भी इन रिजल्ट्स के आने के बाद, 14.5% ऊपर है। और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद है। कुणाल जी, फटाफट से पहले तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स पर ही राय दे दीजिए। लेट हो गया हालांकि स्टॉक पर आपसे राय लेने में, एक्सप्लोजन पहले ही हो गया, इसके भाव का पहले हो, रिजल्ट आते एक्सप्लोजन। हाँ बताइए सर। अनिल जी, जिस तरह का स्ट्रक्चर है इस काउंटर में, मुझे लगता है कि काफी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। इस तरह पर नई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है उनको मेरे को लगता है कि होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 256 रुपए पर 256 पर रखें। हो सकता है कि इस काउंटर में एक बार के लिए 270 के लेवल्स भी आ जाएं उन स्तरों पर। जिनके पास पुरानी पोजीशन है निकल जाने की राय रहेगी। ठीक है, पुरानी पोजीशंस हैं तो आप निकल जाइए। हालांकि रिजल्ट्स के बाद इमीडिएट रिएक्शन स्टॉक में आया है, लेकिन एक रिएक्शन बैंक एक और स्टॉक में आया है जिस पर रिजल्ट्स आए, वो है बैंकिंग स्टॉक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और आप देखिए, इनफैक्ट जब हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे उससे पहले उसके नंबर्स आए थे और स्टॉक आप देखिए अभी भी ये 1 रुपये ऊपर है, 15 रुपए का स्टॉक है, यानी 7% का उछाल। और इस तेजी के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि जो इनके नेट एनपीए हैं वो काफी घटे हैं। 10.61% से घटकर एनपीए 5.99। अरे आधे रह गए, ये तो गजब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद पीसीए से बाहर आने वाली कैटेगरी में ये बैंक शामिल है इस एसेट क्वालिटी के बाद ना। कम से कम इतना सुधार इसमें तो 15 रुपए में तो 5% बनता है, फिर इसका 7% बनता है, बिल्कुल बनता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अहम सपोर्ट के नजदीक आ गया क्या? जरा बंसल जी, आपको थोड़ा देखने में तकलीफ तो होगी, 15 रुपए का चार्ट जनरली आपके लेवल से नीचे का है, फिर भी देख ही लीजिए सर।
अनिल जी ऐसा नहीं है कि लेवल से नीचे गया है, और टेक्निकली अगर आप देखें तो अनिल जी थक चुका था गिर गिर के ये स्टॉक, और काफी समय से अनिल जी देखें तो गिरना भी स्टॉक बंद कर चुका है। और टेक्निकली 14 रुपए के अराउंड अनिल जी एक अच्छा बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने, और टेक्निकली जिन स्तरों पे अनिल जी स्टॉक चल रहा है ये 15 रुपए के अराउंड, एक क्लियर एक री रेटिंग का केस हो सकता है। एक बार ये स्टॉक 15.5 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देगा तो बड़े पैमाने पर अनिल जी पहला ऐसा ये छोटा बैंक होगा, पेनी स्टॉक वाला बैंक होगा जो कि एक अप ट्रेंड के अंदर आएगा। 15.50 के ऊपर निकलता है तो अनिल जी 19 रुपए 20 रुपए के लक्ष्य यहाँ शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। री रेटिंग क्लियरली यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, री रेटिंग हो सकती है स्टॉक की, हालांकि नंबर्स तो बहुत ही मजबूत हैं। इस बीच एचईजी इंफ्रा, इस पर एक खबर आ रही है कि भारत माला परियोजना के तहत एनएचएआई से इनको ऑर्डर मिला है 950 करोड़ का। 2 साल में इनको ये ऑर्डर पूरा करना है और स्टॉक इस खबर के बाद अब 6% ऊपर आ चुका है एचईजी इंफ्रा का। आप देखते हैं क्या किरण जी स्टॉक के चार्ट एक बार देखें तो बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं देखता। ठीक है, कुणाल जी आपका व्यू क्या है? एचईजी इंफ्रा ऑर्डर की खबर के बाद अच्छी तेजी बनी है, बड़ा ऑर्डर है ना, 950 करोड़ का। अच्छा वो ऑर्डर माना जाएगा। देखिए इस काउंटर को अगर आप चार्ट पर देखते हैं दीपाली, तो कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, थोड़ा सा तो इलिक्विड काउंटर है, इसमें आमतौर पर उतना मोमेंटम नहीं देखने को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है निचले स्तरों से अच्छा एक उछाल बन रहा है। हो सकता है उछाल इसको 215-216 के रीजन में ले जाए, जहां पर के चार्ट पर स्टिफ रेजिस्टेंस नजर आती है। तो मान लीजिए किसी ने पुरानी खरीद की है, 216 के आसपास निकल जाना चाहिए, किसी अन्य शेयर में जाएं। और इस काउंटर में बहुत लंबा कोई अपमूव आएगा इसकी संभावना कम दिखती है, और ना ही मेरी इन स्तरों पर नई खरीद की राय। चलिए, ना तो खरीदें ना बेचें, नोटा में चला गया ये स्टॉक, जाने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए जो स्टॉक्स एक्शन में हैं उन पर फोकस कर लिया जाए। सबसे पहले इसमें यस बैंक, कल आने वाले हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के पहले फिर से मजबूत होकर 3.5% 200 के नज़दीक पहुंचा है। ट्रेड क्या करना है? फ्यूचर्स में खास तौर से करना हो तो कोई ऑप्शन लिया जाए, या फिर वही 205-210 पे आके थक जाएगा? किरण जी ऐसे ही लग रहा है अनिल जी कि इधर से बहुत बड़ी मूव नहीं, पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके बाय करके चलना चाहिए। 199 पे ट्रेड कर रहा है कैश में, 194 का स्टॉप लॉस सेट करूंगा, और टारगेट्स के लिए मेरा मानना है कि करीबन 205-207 के लेवल्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। यस बैंक अच्छे एक्शन बनाए इसमें तेजी का रिजल्ट से पहले। एक रेमंड्स पे और राय ले लेते हैं। रेमंड्स के भी थोड़ी देर पहले नतीजे आए थे, और नतीजे आने के बाद स्टॉक में बाइंग एक्सटेंड हुई है। अभी 1-1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है 821-822 के लेवल्स पर, 820 पर है इनफैक्ट। किरण जी इस पर भी एक राय दे दीजिए। रिजल्ट्स तो अब आ चुके हैं, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आए हैं, अब चार्ट्स पर और डेटा पर क्या व्यू है? टेक्निकली अगर देखा जाए तो 829 जो कि आज का हाई भी है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर जाएगा तो बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए दीपाली जी। इधर से फिर टारगेट्स करीबन अगर आप 4-5 दिन का व्यू लेते हैं तो 860 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, पर अभी के लिए कुछ ना करने की सलाह है। लेवल ब्रेक करने के बाद ही बाय करना चाहिए। 830 के ऊपर, 830 के ऊपर बाय करना है, 860 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर्स के कैश लेवल्स, कैश लेवल। आप कभी कैश लेते हो, कभी फ्यूचर में बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। नहीं, आप अगर नॉर्मल स्टॉक के बारे में बात कर रहे हो तो वो कैश लेवल्स ही रहेंगे। अगर मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तो तब फ्यूचर का ही रहेगा। अच्छा, आपकी मर्जी से जो काम करोगे फ्यूचर में करोगे। हम पूछेंगे तो कैश में। ओके ठीक है, तो किरण जी कह रहे हैं 829 के ऊपर रेमंड टिकेगा कैश में, तो 860 तक जा सकता है। आइए खबर वाले शेयर जान लें। ढेर सारे रिजल्ट्स भी आए और स्टॉक्स में खबरें भी आई। ये कौन सी है? जो 9:15 बजे के बाद की है। 9:15 बजे के पहले की तो आपको बता दी सुबह सुबह। अब जो आई 9:15 के बाद की आई वो रजत बताने को तैयार है। बताइए रजत, क्या क्या खबरें हैं? 2 स्टॉक्स तो आपने डिस्कस कर लिए, रेमंड और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद विजया बैंक, एक और स्टॉक जिसके नतीजे आए और यहाँ पर मुनाफा जो है 80 करोड़ से 143 करोड़ रहा है। बड़ा है मुनाफा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी देखने को मिली। 5.86% से बढ़कर 6.14% ग्रॉस एनपीए। तिमाही दर तिमाही आधार पर नेट एनपीए भी बढ़े हैं। 3.81% से बढ़कर 4% के नेट एनपीए इन्होंने रिपोर्ट किए हैं तिमाही दर तिमाही आधार पर। यही एक दिक्कत की बात है जिसके कारण विजय बैंक में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ओरिएंट पेपर, इसके भी नतीजे आए। मुनाफा 10.5 करोड़ से बढ़कर 20.8 करोड़ रहा है। आय 170 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़, और एबिटा जो है वो 26 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। मार्जिन भी 15.5% से बढ़कर 19% के पार निकलते हुए नजर आए। रैडिको खैतान, जैसा हमारा अनुमान था बिल्कुल उसी तर्ज पर नतीजे आए हैं। हमारा अनुमान था 51 करोड़ का मुनाफा आएगा, 52 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। आय 1742 करोड़ से बढ़कर 2058 करोड़ रही है,
और एबिटा जो 76 करोड़ से बढ़कर 95.8 करोड़ रहा है। मार्जिन 4.3% से बढ़कर 4.6%। तो रैडिको खैतान इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं। कुछ खबरें हैं जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा, ये पहला स्टॉक जिसमें यूएस एफडीए से एक दवा को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। और BHEL, आज ऑर्डर इनफ्लोज की खबर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट भी HG इंफ्रा पे खबर आई थी, लेकिन BHEL एक और स्टॉक जिसमें महाराष्ट्र में 660 मेगावाट प्लांट के लिए 3750 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा। RPP इंफ्रा को भी ऑर्डर मिला है BHEL से 62.9 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा। और एक कंपनी है JMC प्रोजेक्ट्स जिसको 507 करोड़ का ऑर्डर JMC प्रोजेक्ट्स को आज न्यूज़ है जिसमें मिलता हुआ नजर आया। और कल्पतरू पावर को भी ऑर्डर मिला है, सब्सिडी JMC को जो 507 करोड़ का ऑर्डर मिला है, माफ कीजिएगा, यहाँ कल्पतरू पावर की सब्सिडी है JMC प्रोजेक्ट्स जिसको 507 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। आइनॉक्स विंड के ऊपर खबर ये आई कि अदानी ग्रीन एनर्जी से प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। गुजरात में प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला और 15 महीने के अंदर अंदर इनको एग्जीक्यूट करना होगा पूरा ऑर्डर। ढेर सारे ऑर्डर मार्च के पहले लगता है सब खत्म करने लोगों को। लेकिन ऑर्डर के दम पर भेल को 3750 का ऑर्डर मिला है। फिर भी बड़ा ऑर्डर है, चलता नहीं है। दिखाइए भेल चला है क्या, हिलता नहीं है वैसे ऑर्डर पर। एक भेल और दूसरा LNT रोज ऑर्डर मिलता है, तीसरा NBCC ऑर्डर मिलते लेकिन चलते नहीं है। अच्छा, बाय द वे, कैबिनेट की जो आज मीटिंग थी हर बुधवार को होती है 3 बजे, इनके जो फैसले जो भी हुए हैं उसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद वो बातचीत करेंगे, बताएंगे कि आज की कैबिनेट के अंदर क्या फैसले लिए गए हैं। ये बेल लाइए जरा, ये देख लेते हैं। 660 मेगावाट के लिए 3750 करोड़ का ऑर्डर बेल को मिला है। तो उसके दम पर स्टॉक में कुछ एक्शन है क्या? ऑर्डर मिलने के बाद नीचे आ गया, कॉन्फिडेंस नहीं है कि 71 के ऑर्डर आसपास था, 71 के आसपास जब ये खबर आई। किरण जी ये क्यों? इससे तो बढ़िया नहीं मिलता, उस स्टॉक तो ऊपर था कम से कम। अनिल जी, ऑर्डर मिलने से पहले ये स्टॉक करीबन 68 से 72 तक एक रैली आ गई थी 4 दिन पहले, और उसके बाद सेलोन न्यूज वाली घटना दिख रही है अभी के लिए। कुछ खास कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये रहा है BHEL पर, जो कि भी 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक है जो अब दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है और किरण जी तो काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, वो है बाटा का। 2.5% की मजबूती है, 1173 1174 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। अच्छा, रिजल्ट्स की डेट इसकी अभी आई नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो ये कह रही हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। GST कट का फायदा मिलेगा, कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी रिवैम्प किया है। लेकिन सवाल ये है कि ऑलरेडी ये स्टॉक इतना चल चुका है कि अभी भी लेना चाहिए या फिर नहीं, बताइए किरण जी। नहीं, बहुत चल चुका है और मेरा मानना है कि और भी चलने की उम्मीद है। अभी ये पिछला स्विंग टॉप जो था करीबन 15 तारीख का, वो निगोशिएट करता नज़र आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। अभी के लिए जिनके पहले से लॉन्ग पोजीशन से, उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1155 के और होल्ड करने की सलाह है। अभी अगर कोई लेता है हाई रिस्क ट्रेडर के तौर पे तो 1165 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और टारगेट्स के लिए करीबन 1193 1200 के लेवल्स के करीब आते हुए देखेंगे। ठीक बात है। ऐसे प्रू आज का एक्सीडेंट इतना तो नहीं सोचा था। 11-12 टारगेट तो अचीव हो गए। अरे टारगेट तो सुबह हो गए, 5-7 मिनटों में, 15 मिनटों में हो गए 330, 300 गजब भी टूटा। मतलब ऐसा है कि कंपनी बंद हो रही है, ऐसा मतलब शेयर ऐसे बेच रहे लोग जैसे कल बिकेगा नहीं, आज आखिरी दिन है बेचने का। शायद ये भी रिजल्ट से पहले चला था। हाँ, रिजल्ट से पहले चला भी था, ये बात सही है। रिजल्ट से पहले बहुत तेजी की पोजीशन हो गई थी, इसलिए भी हो सकता है। कुणाल जी, अब क्या करना है इसमें 305 पे? जी, मुझे लगता है कि देखिए काफ़ी गिर चुका है, 12% की गिरावट है और 305 के आसपास सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए जो रिएक्शन आना था वो तो आ चुका है। जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है, मुझे लगता है उनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लगता है एक बार के लिए होल्ड करें। अब इन स्तरों पर न काटें, क्योंकि 300 के आसपास मुझे लगता है कि बड़ा सपोर्ट है। 302 रुपए से 300 के बीच में बड़ा सपोर्ट चार्ट पे नजर आता है, तो उस सपोर्ट के मद्देनजर इन स्तरों पर होल्ड किराए। ये खबर ठीक दी आपने कि अब नहीं बेचा तो अब मत बेचो। नहीं तो पता चला कि लास्ट में आप सबसे नीचे आप ही बेच के गए, वो वाला मामला नहीं हो जाए। लेकिन कुणाल जी बोले कि शॉर्ट अगर है तो काट ले। 302 के आसपास किसकी होगी शॉर्ट सबके और शॉर्ट वाले ने तो काट ही लिया कुणाल जी। एक्चुअली है ना, एक चीज़ किरण जी, मैंने बहुत चीज़ नोटिस की बहुत जगह जाके। ये ना आपकी मेरी जितने एक्सपर्ट्स आते हैं ना, इनकी एडवाइस की जरूरत मुनाफे में नहीं होती। हाँ, जिसको प्रॉफिट है वो तो पहले से समझदार है। नहीं, वो समझदार है, वो तो समझदार, मैं समझदार हूँ तभी तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ।
बराबर। जहाँ लॉस होता है ना वहीं पे कुणाल जी याद आते हैं या किरण जी याद आते हैं, राकेश जी याद आते हैं। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ तो किसी की याद नहीं हो, तो फिर तो सब जानते हैं कि हमने ट्रेड किया, हम प्रॉफिट में, हमें मालूम मार्केट में क्या होता है। किरण जी क्या बताएंगे ऐसा? एनीवे लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पहले आपको चेता दें, बता दें, ये हर बार करते जरूर और इसीलिए कोशिश हमारी ये होती है सुबह स्टॉक ऑफ द डे जो सेगमेंट जाता है कि रिजल्ट्स के या फिर खबरों का सही एनालिसिस और एक आइडिया आपको लग सके ये स्टॉक मूव कैसे कर सकता है। और देखिए सुबह आईसीआईसीआई प्रू पर क्या सलाह मिली थी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ये है स्टॉक ऑफ द डे और ये कमजोरी की तरफ है। रिजल्ट्स खराब है निफ्टी एक्चुअली, मुनाफा 34% घटा है, नेट प्रीमियम इनकम में सिर्फ 10% का इजाफा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का फ्यूचर बेचना है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इसकी वीक आई है, कमजोर है, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 348 रुपए का। ये सारे फ्यूचर्स के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अब 7.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। दिन का निचला स्तर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 7.5% नीचे 320 के स्तर को भी तोड़ गया। सारे टारगेट अचीव करता हुआ एक ही झटके में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आईसीआईसीआई प्रू पर सुबह रिजल्ट्स का एनालिसिस किया गया था और बताया गया था कि नंबर्स खराब है, कमजोर हो सकता है, लेकिन स्टॉक जितनी एक्सपेक्टेशंस की थी उससे ज्यादा कमजोर हो गया। 11.5% अभी रोड का, और सलाह आपको मिल गई है 300-302 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, वहां पर अगर आपने मंदी की पोजीशंस बनाई है तो मुनाफा ले लें। लेकिन रिजल्ट्स के हिसाब से ही कुणाल जी एक रेडिको खेतान पर और व्यू दीजिए। अभी भी रजत बता के गए हैं, नंबर्स अनुमान के मुताबिक आए हैं और स्टॉक आप देखेंगे 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट हमने मंडे को मुनाफे वाले मंडे में स्पेशल शो किया था रिजल्ट्स के बेसिस पे। रेडिको खेतान पर हमने बातचीत की थी कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तब 425-430 तक के टारगेट्स मिले थे सिर्फ रिजल्ट्स के हिसाब से, जो कि हासिल हो गए हैं। अब बताइए कुणाल जी करना क्या है? देखिए मुझे लगता है रिजल्ट के लिए जिसने खरीदा दीपाली उसको मुनाफा लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है, देखिए 440 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और पिछली बार भी हमने देखा था कि इस तरह से इसमें गिरावट आई थी। तो क्योंकि अब वो एक रेजिस्टेंस एरिया के बहुत करीब ट्रेड हो रहा है, तो यहां पर अब मुझे लगता है कि एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेने चाहिए। 440 पार होगा, कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट आएगा तो फिर नई खरीद कर सकते हैं। इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है और जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उनको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एग्जिट कर लीजिए। 440 के ऊपर निकलेगा तो तेजी बनेगी, और अगर आपने जी बिजनेस की सलाह पर रिजल्ट्स के हिसाब से खरीदा होगा तो मुनाफा आपका हुआ होगा, क्योंकि 425-430 तक के ही टारगेट्स रेडियो खेतान में आपको दिए गए थे। और स्टॉक्स जहां पर रिजल्ट्स आए हैं आज, फटाफट से उन पर भी एक राय और ले लेते हैं। और एक राय ले लेते हैं इंडोको रेमेडीज पर। इनका नतीजे तो काफी खराब आए, अब देख लेते हैं स्टॉक का हाल क्या है। मार्जिन भी आधे हो गए इनके, मुनाफा भी काफी घटा है। स्टॉक का हाल एक बार देख लेते हैं कि इनफैक्ट आईटीसी के रिजल्ट्स आ गए। अब 3210 करोड़ आया है मुनाफा, अनुमान से बेहतर आई। पहली फिगर 3210 करोड़ की 3096 करोड़ का अनुमान था, तो पहला आंकड़ा जो है वो अनुमान से बेटर आया है आईटीसी का। 293 के आसपास स्टॉक अभी कर रहा है। ओके, मैं फटाफट आंकड़े रख दूं क्योंकि ईबिटा 4320 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का हमारा अनुमान है। देख लेते कितना आता है, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन मुनाफे का आंकड़ा जो आया 3096 करोड़ का अनुमान था, 3210 करोड़ आया। वो मुनाफे का अनुमान से बेहतर मुनाफा आया है। लेकिन 413 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन भी है, ये भी अच्छा, आया है 413 करोड़ का ओके एक्सेप्शनल गेन है, वन टाइम गेन है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा नीचे दिखेगा। देखिए दो चीजों पर फोकस करिए। कामकाजी मुनाफा 4320 करोड़ का अनुमान है, कितना आता है बताएंगे अभी आपको। और 40% से ऊपर 45% के मार्जिन की उम्मीद है, तो मार्जिन क्या आते हैं वो देख लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ ये सारी भी इंपॉर्टेंट हो गए। 11228 करोड़ ये रेवेन्यू, अरे आय तो बढ़िया ही है। 10,740 करोड़ का हमारा अंदाजा था और 11,200 करोड़ के पार, तो उम्मीद से 400 करोड़ करीबन आय ज्यादा ही। तो आय अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुनाफा अन्य आय को हटाकर देखेंगे तो शायद कम होगा, लेकिन अन्य आय के साथ तो अच्छा ही है। ये दोनों चीज देख लेते हैं क्योंकि स्टॉक अभी तक मजबूती के साथ बना हुआ है। ऑपरेटिंग लेवल पर क्या प्रॉफिट रहा है, कैसे क्या है, वो हम आपको थोड़ी देर से बताएंगे। लेकिन सिगरेट वॉल्यूम की ग्रोथ भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तब तक उससे पहले कुणाल जी फटाफट से आप बता दें कि करना क्या है स्टॉक में, रेंज वेंज बता दो। और नितिन जी भी शो तो देख ही रहे होंगे, ऑफिस में होंगे, तो नितिन जी की भी स्ट्रेटेजी जो बनी हुई है, 290 का कॉल खरीदिए, 300 के 2 बेचिए, वो भी नितिन जी अभी मुझे तुरंत बता देंगे, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले कुणाल जी आप। अनिल जी देखिए 295 दहलीज बन गई है, ऊपर की तरफ की हर्डल है। 295 पार होगा तभी नई तेजी करनी है। और 291 अगर इसने तोड़ दिया और उसके नीचे कुछ 2 मिनट भी बिता दिए तो मुझे लगता है कि कुछ आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। और फिर आपको 288, 270, 287 हाफ के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहां से मुझे लगता है कि 1% तक की गिरावट की गुंजाइश दिखती है चार्ट को देखकर। 288, 287 हाफ ये लेवल्स होंगे नीचे की ओर। एबिटा मार्जिन्स की भी फिगर आ चुकी है। इनफैक्ट 38.5% के इनके मार्जिन्स रहे हैं, तो फिर थोड़े से कम माने जाएंगे 40% क्योंकि के 40% के आसपास की उम्मीद हमारी थी।
तो वो देखना है। तो उस हिसाब से तो मार्जिन थोड़ा सा कम है। अब दो चीज़ें और देखनी है आपको विस्तार से। एक तो ये कि सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ क्या रहती है, 4% के आसपास का अनुमान है, और दूसरा एफएमसीजी कारोबार जो है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ 8% होनी चाहिए। तो ये दो चीजें और हैं जिनके आंकड़े थोड़ी देर में मिलेंगे। तो फिलहाल आईटीसी को देख के ऐसा लग रहा है कि मिले जुले से नतीजे, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। हाँ। है ना। सिगरेट रेवेन्यू की तो फिगर आई है, सिगरेट रेवेन्यू इनके जो है सिगरेट कर वो 10% बढ़े हैं। मार्जिन की फिगर अभी नहीं आई है, मार्जिन क्या रेवेन्यू 10% के आसपास बढ़े हैं। सिगरेट रेवेन्यू 10%, ओहो, कंजम्पशन बढ़ रहा है सिगरेट का। ओके, कम से कम रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, महंगा किया होगा पक्का तौर पे इन्होंने। तो चलिए ये आईटीसी है। एक मिनट में थोड़ा सा ये लिखना रहेगा आपके, जब तक आप बात करें मैं डेटा देखने में बिजी हो गया था। तो ये जरा बताइए कि एक बार फिर से मुझे लेवल बताइए आईटीसी के, क्या बताए थे आपने कुणाल जी, किसके ऊपर अच्छा खराब है? अनिल जी मैंने बताया था अनिल जी कि जब तक 295 पार ना हो तेजी तो करनी नहीं है। ठीक है। नीचे की ओर मैंने जो लेवल बताया था वो 288 और 287 हाफ ये रेंज है जहां पर मुझे लगता है कि एक बार के लिए सपोर्ट आएगा। और आज का इंट्राडे लो अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में तो 288.35 तक ये नीचे गया है। तो मुझे लगता है कि कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही इसको इन स्तरों पर बेचना चाहिए। एक बार के लिए इसको सेटल होने देते हैं। नीचे मुझे लगता है 287 पे बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर 295 जब तक पार ना हो तेजी नहीं करनी चाहिए। ओके, इस बीच में राय आ चुकी है, और राय आ चुकी है नितिन जी की तरफ से। बता दूं नितिन जी ने चूंकि आपको सुबह ये दी थी स्ट्रेटेजी, गजब करते हैं यार, मतलब हमारे एक्सपर्ट देखो ऑफिस में भी लगे हुए व्यूअर्स के लिए। तुरंत ऑनलाइन रिजल्ट आया, इधर नितिन जी मैसेज करके भेजने में कि क्या है क्या नहीं। देखो मैं बता देता हूँ नितिन जी ने क्या कहा है। उन्होंने सुबह कहा था आईटीसी का 290 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, 300 के 2 बेचने, ठीक है, खाली 1 रुपए की कॉस्ट है। अभी वो ये कह रहे हैं कि अभी करंट सिचुएशन में भी ब्रेक इवन है, प्रॉफिट है हल्का सा, नुकसान नहीं है, 2 दिन के लिए होल्ड कीजिए। अच्छा, हाँ, और जिसने खाली 295 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा है वो अलग बात है कि वो चाहे तो बेच सकते हैं, 3.5 रुपए के आसपास अभी है। लेकिन जिन्होंने कवर्ड कॉल यानी कि 290 का एक कॉल जिन्होंने खरीदा है, 2 कॉल जिन्होंने बेचे हैं, वो आराम से होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका रीजन भी बता दूं, कुणाल जी भी कह रहे हैं रिजल्ट ऐसे तो है नहीं कि तोड़फोड़ है। तो नीचे आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, आपकी रिस्क तो खत्म हो गई। ऊपर के जो दोनों कॉल ऑप्शन है उसके 1-2 दिन में प्रीमियम बढ़ जाएगी, आपका पैसा बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, होल्ड करिए। नितिन जी का मैसेज आ चुका है। तो जिन लोगों ने आईटीसी में स्प्रेड बनाया है, जो बुल स्प्रेड जो आपने 290 का कॉल खरीदा है, 300 वाला बेचा है 2, वो आप होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 295 की कॉल खरीदी है, नितिन जी बोले भी थे कि जिसको कम मार्जिन देना है, भाई 2 ऑप्शन बेचने में पैसे बहुत लग जाते हैं, वो खाली 295 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, वो बेच सकते हैं 3.5 रुपए के आसपास और निकल जाए। वो भी ब्रेक इवन बराबर के आसपास, भाव के आसपास निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है आईटीसी? ऑप्शंस के जरिए भी स्ट्रैटेजी पता लग गई और साथ ही फ्यूचर्स पर तो राय दे दी है कुणाल ने। लेकिन हाँ, स्टॉक थोड़ा सा वो कमजोर हो रहा है, 286 के आसपास आ चुका है, और वजह वही है मार्जिन थोड़े से डिसअपॉइंट, मतलब अनुमान से कम रहे हैं, 150 बेसिस पॉइंट के आसपास। प्लस मुनाफा अगर 400 करोड़ का जो एक्सेप्शनल गेन है वो एडजस्ट करके देखेंगे तो स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं। अब डिपेंड करेगा कि सिगरेट वॉल्यूम्स कैसे रहते हैं। हालांकि जो सिगरेट बिजनेस का एबिटा है या फिर रेवेन्यू है वो 8 से 10% ग्रो हुए हैं कंपनी के, तो फ्लैटिश टोन पर नंबर आए, मिले जुले नतीजे इसलिए। और स्टॉक आप देखें जो बढ़ा था नंबर से पहले आज दिन भर के दौरान 1% के आसपास, अब इनफैक्ट कुणाल एक बार अपनी वापस से राय दीजिए, अब तो ये नीचे फिसल रहा है तेजी से, 285 के आसपास आ चुका है कैश में। देखिए फ्यूचर्स में अभी 286 के आसपास ट्रेड हो रहा है दीपाली, और मैंने कहा था कि 287 के रीजन में सपोर्ट है, अब उस सपोर्ट से थोड़ा नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर मान लीजिए 287 के नीचे आज बंदी देता है तो आपको फिर यहाँ पर 280 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में आज का क्लोज इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो अभी आप फॉल देख रहे हैं ये एक फ्लैश फॉल हो और इसके बाद कुछ रिकवरी भी इंट्राडे में आते हुए नजर आए। 287 के ऊपर मोटा मोटी क्लोज आना चाहिए, क्लोज आए तो कोई खास चिंता की वजह नहीं। ठीक है, आइए इस बार आईएफएल के संजीव वसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आईटीसी के नतीजों पर उनसे बातचीत करी जाए। वसीन साहब कैसे लगे रिजल्ट्स? रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं जी, अनुमान से ज्यादा है। EBITDA मार्जिन 38% आया है और सिगरेट और एफएमसीजी दोनों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो आई थिंक ये मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, बट दैट्स इररिस्पेक्टिव आई थिंक रिजल्ट्स आर इन लाइन। 38% EBITDA वाली कंपनियां शायद बहुत ही कम है, और वो भी एफएमसीजी में। आई थिंक आईटीसी के नंबर अबव एक्सपेक्टेशन। तो सर हम तो 40-40% का अनुमान लगा के बैठे थे ये ऑपरेटिंग मुनाफे का, तो क्या अनुमान थोड़ा ज्यादा हो गया क्या हमारा? हाँ, क्योंकि सिगरेट में आप देखिए ना, उनके हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, और एफएमसीजी में जेस्टेशन पीरियड है। आगे जाते हुए एफएमसीजी मार्जिन्स ऑन फ्रोजन फूड एंड डायरी प्रोडक्ट्स
विल बी दी एड ऑन। अभी पूरे नंबर देखे नहीं, मैं तो फेस ऑफ फिगर पे बता रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से दीज आर इन लाइन टू बेटर देन एस्टिमेट। मार्केट में भी उनका थोड़ा शॉर्ट साइटेडनेस है। लॉन्गर टर्म वी थिंक दैट यहाँ से डेफिनेटली दिस इज अ बाइंग प्राइस। ठीक बात है, ये भी ठीक है। अच्छा, सिगरेट वॉल्यूम तो अभी नहीं आया, लेकिन सिगरेट रेवेन्यू ये 10% गिर गया, बढ़ गया, माफ कीजिए, गिर गया क्या, बढ़ गया है, 10% बढ़ा है सर। इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, तो अनिल जी, अब सिगरेट्स कॉन्ट्रीब्यूट जस्ट 63% ऑफ द मार्केट शेयर, तो आई वुड से दैट 10% बढ़ना इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर के स्मगलिंग वगैरह का जो है, जो जिससे प्रेशर पड़ता है वो शायद कम हो गया है, और वो एक और पॉजिटिव है। तो ऑल इन ऑल मुझे मार्केट में नंबर तो बहुत ही माने आशाजनक लगे हैं, और आगे जाते हुए हमें लगता है यहाँ से ग्रोथ ही आएगी, क्योंकि एफएमसीजी जो मार्जिन जनरली उनके 1 से 1.5 है वो वहां बढ़ेंगे, और होटल्स पे हमने देखा नहीं, लेकिन होटल और पेपर बिजनेस मस्ट हैव डन एक्सट्रीमली वेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एकदम क्विक एनालिसिस पूरा, मतलब ऐसा लगता है बसीन साहब को सुन के कि आईटीसी की पूरी बैलेंस शीट याद है इनको, एकदम एक एक डेटा आपके सामने बहुत बारीकी से और परफेक्ट रख दिया। चलिए, तो शुक्रिया सर आपका। अच्छा, ये कुणाल जी, बसीन साहब तो कह रहे हैं नीचे में खरीदना ही है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और मुझे भी लग रहा है कि शायद अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर थोड़ी भी अच्छी आ जाए तो मामला वापस से सुधर सकता है। बढ़िया लेवल बताइए एंट्री करने का, कि जहाँ पे अगर आज मिल जाए तो बस खरीद ही लेना है वापस एक आध दिन के लिए। कल तक शायद कुछ अपग्रेड आ जाए एफआईएस की तरफ से, या कुछ भी ऐसा हो तो 1-2 दिन के लिए लेना हो, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार तक के लिए एंट्री पॉइंट। अनिल जी, देखिए, जैसे अभी मैं कह रहा था कि 287 पर सपोर्ट है, और आप देखिए बिल्कुल 19 तरह के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। 286 हाफ का लेवल फ्यूचर्स में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज अगर 287 के ऊपर क्लोज आ जाता है तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो फ्लैश शॉट्स हुए हैं उनकी अनबाइंडिंग होगी, और आपको दोबारा से इसमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 287 के ऊपर क्लोज आने पर मेरी राय में खरीदना चाहिए, और फिर आपको पुल बैक में वापस से 295 के लेवल्स देखने को मिलते हैं। 287 287 के ऊपर खरीदना है फ्यूचर। जी जी जी, ये तो फिर आप बोलते हो ना, वहीं आके रुक जाता है, एक्चुअली 287 पे रुक रहा है। चलो थोड़ी देर नजर रखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कुछ होता है। मतलब ये कंफ्यूज कर रखा है, सिगरेट रेवेन्यू देख के लोगों को लगता है लेना चाहिए, मार्जिन देख के लगता है नहीं लेना चाहिए, लेना नहीं लेना में अटके हुए। चलिए इन्हें अटका रहने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो और भी रिजल्ट आने, इंफ्राटेल के भी आज आने बाकी हैं, करेक्ट। तो एक बार रिजल्ट के पहले इंफ्राटेल, सुबह मेरे ख्याल से जय ठक्कर ने किसी ने तो रिकमेंड किया था आज इंफ्राटेल, वो बोल भी रहे थे कि भाई अब खरीदने का टाइम है। बताऊँ मैं आपको, किसी ने तो रिकमेंड किया था, मुझे याद आ रहा है, हाँ, शुभम इंफ्राटेल। तो राकेश जी, जरा भारतीय इंफ्राटेल के चार्ट्स देखिए, खरीदना है कि नहीं? अरे नीचे आया है तो अनिल जी नीचे आया है, और यहाँ पे अनिल जी जिसने ले रखा है, मेरा ऐसा मानना है 274 एक डिसाइसिव लेवल है, जिसने पहले से खरीदा हुआ है 274 का स्टॉप लॉस लगा ले। 274 के नीचे स्टॉक ये डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगा। फिलहाल अनिल जी खरीदारी की राय नहीं है, अगर ये स्टॉक 282 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदेंगे, और 274 के नीचे बिकवाली में जाएगा, एल्स जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय इन्फ्राटेल पर रेंज बताई गई है आपको, उसी के बीच में ट्रेड हो रहा है, तब तक अवॉइड करने की सलाह है। रिजल्ट से पहले हालांकि स्टॉक अब ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन आईटीसी भले ही डिसाइड ना कर पा रहा हो ऊपर जाना है या फिर नीचे, लेकिन आईटीसी का जो पेयर है वहां पर दमदार तेजी हो रही है, वो है एचयूएल। 1.5-2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस पर एक राय ले लेते हैं, और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी बचे हुए सत्र की स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे। एचयूएल के डेटा और चार्ट देखकर बताइए किरण जी, क्या व्यू है? एचयूएल में मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, और इधर एक अच्छा सपोर्ट करीबन 1765 के करीब देखने को मिल रहा है। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरा मानना है कि एक अच्छी उछाल देखने को मिल जानी चाहिए। 1800 और 1810 ये टारगेट्स रहेंगे, ये अगले 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, व्यू खरीदारी का ही एचयूएल में 28 रुपए ऊपर अभी कर रहा है कारोबार, लेकिन 2:30 बजे हैं और अब वक्त हुआ है जानने का कि बचे हुए सत्र के लिए स्ट्रैटेजी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रखनी है। और जो 5 ट्रिगर्स हम देखते हैं वो तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले रजत के पास चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी की जो वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी होनी है वो कहाँ हो सकती है। हर बार की तरह महापोल उन्होंने किया है। बताइए रजत, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, इस बार भी 12:30 बजे पोल उतारा गया था। अभी बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 27,600 के लेवल को क्रॉस करने में निफ्टी बैंक को बहुत दिक्कत आएगी। इस हफ्ते 27,620 के ऊपर निकल ही नहीं पाए थे, आज भी अटेम्प्ट किया, 27,600 के करीब पहुंचे, लेकिन उसके बाद उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक हर्डल है। ज्यादातर जानकार जो पोजीशंस बना रहे हैं वो 27,500 से 27,600
27,500 से 27,600 की रेंज पे। इसमें 45% ब्रोकर्स ने माना कि इस रेंज पे एक्सपायरी, कल वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस की कटती हुई नजर आएगी। 27,400 27,500 का दायरा पकड़ सकता है, जहां पर मौजूदा स्तर पे अभी हम खड़े हैं वो इसी रेंज के बीचों बीच का लेवल है। 30% जानकार मान रहे हैं 27,400 27,500, तो एक मोटी मोटी रेंज 27,400 नीचे, ऊपर 27,600 निकल के आ रही है इस पोल के आधार पर। अच्छा, 27,400 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इस पूरे पोल का सिर्फ 5% तबका ऐसा है जो इसके नीचे एक्सपायरी मानता है कि होगी। रीबाउंड एक्सपेक्टेड है मार्केट में, लेकिन अगर रीबाउंड आया भी तो 27,550 27,600 तक, ज्यादा इससे ऊपर नहीं आएगा। 27,500 27,600 के बीच में होगी एक्सपायरी। 45% लोग यही मान रहे। पिछली बार भी जो 45% लोग मान रहे थे वहीं जाके हुई थी, तो फिर संभावना ये, मैं तो कहूँगा 27,500 के ऊपर भी हो जाए तो बुरी नहीं है, अच्छी मानी जाएगी। चलिए, तो ये है अब स्ट्रैटेजी। हाँ, स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले देखिए, मेहमान आए हुए हमारे यहाँ पुणे से, किरण जी, और वो कह रहे हैं कि उन्हें BTST दे, तो पहले मेहमानों को मौका मिलना चाहिए। किरण जी सही है ना? बिल्कुल, बिगुल के साथ BTST का। बताइए किरण जी। अनिल जी, बेचने की राय है ग्रासिम। बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड लाइन का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा में करीबन 5% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो कुल मिला के एक अच्छा सेल कॉल इधर उभर के आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मैं फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूँ, 795-96 का स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट आज के लिए रहेगा वो 770 का, और कल के लिए रहेगा 755 का। 755, 755 दूसरा टारगेट है। 770 770 ये पहला टारगेट है। 796 796 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, और 786 के आसपास करना है आपको शॉर्ट। 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, 2.25% स्टॉक है नीचे। ग्रासिम में कमजोरी के संकेत, किरण जी की तरफ से पहला BTST कॉल, और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो ग्रासिम पर BTST रिकमेंडेशन है 770 755 के टारगेट्स के लिए। लेकिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर करते हैं फोकस, और सबसे पहले देख लेते हैं कि संकेत विदेशी बाजारों से कैसे हैं। एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग सबसे पहले देखें तो हांगकांग का बाजार बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, बाकी बाजार भी बिल्कुल शांत बंद हुए हैं, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। यूरोपियन मार्केट्स की हालांकि जो अभी कारोबार हो रहा है वो थोड़ा कमजोरी भरा ही है, 1/4% से लेकर 1% के आसपास की वीकनेस दिख रही है यूरोपियन मार्केट्स में। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो ये बिल्कुल सुस्त हैं, 16 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। कच्चा तेल देखें तो यहाँ भी 61 के आसपास, मतलब सब सुस्त है, मतलब ना तो ऊपर है ना नीचे है। मैं भी सुस्त हूँ। रुपए को छोड़ दें तो कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का मूव है नहीं, ना तो कच्चे तेल में है ना। यही तो प्रॉब्लम है, रुपए को छोड़ नहीं सकते ना, रुपया कैसे छूटे। प्रॉब्लम तो ये। ओके, 71-23, लेकिन आज अच्छी रिकवरी है, और सबसे बढ़िया बात है कि रुपए में रिकवरी होने के बाद टिका हुआ है, नहीं तो आमतौर पर मजबूत खुल के फिसल जाता है। ओके, तो कमोबेश संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन बाजार तो वैसा नहीं दिख रहा। निफ्टी 10,900 निर्णायक लेवल है, कोई बड़ी बात तो है नहीं वो बताने में। 35 लाख शेयर हैं पुट में और 27 लाख शेयर हैं कॉल्स में, लेकिन एक बड़ी बात है जो बताने लायक है। 8 लाख शेयर 7 लाख शेयर आज जुड़े हैं 10,900 के पुट में। दीपाली देखिए, ये 5-7 मिनट पहले ही आपने पहली बार आज 10,900 को तोड़ा है दिन भर में, नहीं तो 10,900 ये तनाव का विषय है पुट राइटर्स के लिए, जिन लोगों ने आज पुट बेचे, तेजी की पोजीशन बनाई है। और सबसे ज़्यादा आज ही एक ही, अगर कहीं किसी एक जगह पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो 10,900 के पुट में है, लगभग 7-8 लाख शेयरों का। ये है कमज़ोर लॉन्ग। आज ही के सेशन में बनी हुई पोजीशन तेजी की कमज़ोर इसलिए कि आज ही बनी, आज ही वो सिर मुड़ाते ओले पड़ रहे हैं। तो जब तक 10,900 के ऊपर नहीं पहुंचेंगे ना, इनका तनाव, इनका डर बरकरार रहेगा। ऐसे में आपके लिए मुश्किल है। तो पहली चीज़ तो है कि 10,900 के पार निकलकर टिके तो ही फ्रेश खरीदारी करनी है। अदरवाइज आखिरी मिनटों में अगर आपको एक कॉल लेना है तो 10,900 के स्टॉप लॉस के साथ या 10,925 के स्टॉप लॉस के साथ, 10,925 का रख लीजिए, 10,930 का रख लीजिए। 10,930 का स्टॉप लॉस है, 10,900 के आसपास थोड़ा और बेचें, थोड़ा अभी बेच सकते हैं। 10,850 10,860 तक निफ्टी आ सकता है, वहाँ पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी है। ठीक है, खरीदना नहीं है, अभी रुकिए आज खरीदने के पहले। भले ही करेंसी मजबूत है, लेकिन 10,900 के नीचे हाँ खरीदने का मूड तभी बनाना है जब 10,900 के ऊपर टिके, उसके पहले नहीं लेना है, क्योंकि ये आज जो पुट में पोजीशन जो बनी ना, ये दिक्कत पैदा करेगी। ये ऊपर जाएगा तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि वैसे पुट इतने बेचे तो ये सपोर्ट का भी काम करना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। आप किस तरह से देखते हो वो वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा तनाव है, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं।
ठीक है, तो स्ट्रैटेजी दोनों तरफ की आपको बताई गई है। 10,900 के ऊपर टिकेगा अगर निफ्टी तो आप खरीद सकते हैं छोटे मुनाफे के लिए, और 10,900 के नजदीक बेच भी सकते हैं। 10,860 का तब लक्ष्य रहेगा। तो निफ्टी पर ये स्ट्रैटेजी हुई। बैंक निफ्टी पर और बताइए, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? 82 अंक नीचे, 27,400 की दहलीज। देखो गिरने की तो कोशिश ये भी कर रहा है, और लेकिन वही प्रॉब्लम है ना, 27,350 27,400 की रेंज में आके सपोर्ट ले लेता है। तो अब आप 27,400 में बेचेंगे भी कैसे? ऊपर मिले 27,500 पर, तब तो बेचने में फिर भी हिम्मत होती है कि चलो बेच दिया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही है बात कि 27,500 इनके लिए भी निर्णायक लेवल है। और दीपाली वो इसलिए कि 10 लाख शेयर हैं पुट में, 8 लाख शेयर हैं कॉल्स में ओपन, और 27,500 पे सबसे ज़्यादा आज 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना है बैंक निफ्टी के पुट में, और वहाँ से आप 100-125 नीचे हैं। तो ये जितना तनाव है ना निफ्टी के पुट राइटर को नहीं है, उतना बैंक निफ्टी के पुट राइटर। बैंक निफ्टी वालों की हालत ज़्यादा खराब है। वो क्यों? एक तो देखिए बैंक निफ्टी पिछले 4 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ने 10,930 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी ने दिया क्या 27,700 के ऊपर? नहीं दिया ना। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर ज़्यादा है। ऐसे में अगर 27,350, तो एक काम कर सकते हैं, ये आइडिया ठीक लग रहा है मुझे। आज का लो टूटे ना, फिर शॉर्ट करिए। जैसे आज का लो टूटे 27,250 के लिए शॉर्ट करिए, फिर आप 27,300 27,250 आज ही मिलेगा अगर आज का लो, या फिर ऊपर आता है तो 27,500 आने दीजिए, वहाँ पर बेचिए, उससे पहले कुछ मत करिए। आज खरीदने का मूड लग नहीं रहा स्क्रीन को देखकर, थोड़ा नीचे की तरफ का मूड ज़्यादा दिख रहा है, तो ऊपर आए तो बेचिए बस, बाकी खरीदना नहीं। कल की कल देखेंगे। लेकिन ये हाँ एक चीज़ और अच्छी बात है, ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, इसको कल कैरी मत करिएगा। अच्छा, ये सिर्फ अभी बचे हाँ, हुए अगर सत्र मौका के लिए। मिला है बचे हुए 1 घंटे में तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दीजिएगा, कल कैरी मत कीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रुपए की मजबूती अगर अंत तक बनी रहती तो वो हमारे लिए अच्छी है, इसलिए कल शॉर्ट कैरी नहीं करना है। शॉर्ट ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए, वो भी ऊपर के लेवल पर। ठीक है। इस बीच कैनफिन होम्स के रिजल्ट्स आ गए हैं। मुनाफा 80 करोड़ आया है, अभी भी जस्ट फ्लैश हुए हैं नंबर्स। 80 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है, आधा % ऊपर है स्टॉक। बाकी फिगर्स अवेटेड है। 66 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ का मुनाफा कैनफिन होम्स ने पोस्ट किया है। डिपेंड करेगा एसेट क्वालिटी और लोन ग्रोथ वगैरह कैसी रहती है, लेकिन पहली जो फिगर आई है वो मुनाफे की है, 66 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ के आसपास का स्टॉक एक बार देख। और इस बीच बासफ के बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं। फटाफट से पहले तो कुणाल जी कैनफिन होम्स के चार्ट्स देखकर बताइए, उसके बाद एक और रिजल्ट आया है बासफ का, उस पर भी व्यू लेंगे। देखिए मुझे लगता है दीपाली 270 के लेवल को ध्यान में रखना है। फ्यूचर्स में 270 पार होगा तो फिर मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है 270 पार होगा तो 274 तक का मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख सकता है। 270 के ऊपर खरीदें। अगर 270 पार नहीं होता, नीचे जाने लगता है, तो 262 रुपए के नीचे ही बेचना है। तो 262 270 ये रेंज है इस काउंटर के लिए। 270 पार होगा तो खरीदें, और 262 रुपए टूटेगा तभी इसमें नई बिकवाली करेंगे। ओके, 262 के नीचे खराब, 270 के ऊपर अच्छा। दोनों तरफ के गोल पोस्ट लगा दिए हैं कुणाल जी ने। अब देखते हैं स्टॉक किस तरफ मूव होता है। ये है आपके लिए कैनफिन होम्स के नतीजे। और इस बीच बासफ, BASF बासफ, ये एक और कंपनी है जिसके नतीजे आए हैं, और ये 7 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले घाटा, 38 करोड़ का घाटा हुआ है 7 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। कुणाल जी ये वो बेरिंग बनाने वाली कंपनी है? नहीं अनिल जी, ये केमिकल बनाने वाली कंपनी है, और ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। मैं एसकेएफ ध्यान में रह गया, सॉरी। हाँ ये केमिकल वाली है। ओके ओके, ठीक बात है। वो एसकेएफ और बैसफ दोनों ध्यान। अच्छा ये बताइए कि इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? घाटे में आ गई कंपनी? अनिल जी देखिए, जरूर अभी इंट्राडे या शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो कुछ कमजोरी दिखती है, और मुझे एक सपोर्ट भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये सपोर्ट जो है 1500 रुपए के आसपास था, जिसको अभी अभी इस काउंटर ने वायलेट किया है, तो गिरावट कुछ बड़ी है। हो सकता है कि एक बार के लिए काउंटर 1400 के लेवल्स भी दिखा दे। 1400 पर मुझे लगता है कि एक बड़ा सपोर्ट है। ये स्टॉक ट्रेडिंग लायक नहीं है, निवेश लायक शेयर है। निचले स्तरों पर इस पर मेरी खरीदारी की राय रहेगी। तो मान लीजिए अगर इस काउंटर में आपको 1400 के लेवल्स आते हुए दिखते हैं, तो उन स्तरों पर मेरी राय में मध्यम से लंबी अवधि के लिए बाय करना चाहिए। और इसमें ये डिस्क्लोजर है कि मेरे पास इसमें निजी निवेश। हाँ सच्ची में? जी अनिल जी। अच्छा, ये भी विदेशी कंपनी है क्या? जी अनिल जी। हाँ, नाम से लग रहा है, ऐसे नाम तो हिंदुस्तान में होते नहीं है। ओके, सारी विदेशी कंपनियां हैं, और इसीलिए है ना कुणाल जी, रिजल्ट खराब आता तब भी बेचते नहीं, अच्छा आता तब तो बेचते हैं ही नहीं, खराब आता तब भी नहीं बेचते हैं। ओके, आपकी राय क्या है बसफ? आई वाज जस्ट सीइंग द नंबर्स। मुझे लगता है कि कोई इसकी वजह जरूर होगी, क्योंकि इनकम हैज गॉन अप और प्रॉफिटेबिलिटी में घाटा है, तो वो थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्यों घाटा आया है। इट मे नॉट बी एज सिंपल एज इट अपीयर्स। ठीक बात है, थोड़ा वो देखना पड़ेगा। थोड़ा देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं।
ये है BASF बासफ के नतीजे। कैन फिन होम्स इस बीच नीचे की तरफ बढ़ रहा है, 263-264 की रेंज में आया है। कुणाल जी ने कह दिया कि 262 के नीचे खराब होगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 262 टूटता है या नहीं, बस बिल्कुल। और टूटा तो है एक सेकंड के लिए। कुणाल जी एक बार अगर निर्णायक रूप से 262 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर जगह कितनी खुल रही नीचे की? अनिल जी फिर काफी जगह खुलती है और सीधा 250 रुपए तक जाना चाहिए। तो मुझे लगता 10-11 रुपए की गिरावट तो आपको बहुत कम समय में देखने को मिलेगी। और 250 टूटा तो इसमें एक बार के लिए 240 रुपए के रेट भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां से बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा स्टॉक अगर ये 262 के नीचे ट्रेड करने लगता है। स्टॉक हालांकि अभी फ्यूचर्स में 261-262 के आसपास ही कारोबार कर रहा है रिजल्ट्स के बाद, और बासफ का स्टॉक अब 3-3.5% नीचे है। डिटेल्स अवेटेड है कि जो ये घाटा पोस्ट किया है ये किस वजह से आया है, लेकिन हाँ एक बार 4.5-5% लुढ़कने के बाद निचले स्तरों से थोड़ा सा जरूर संभालने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कुछ और शेयर्स देखते हैं और एक पेट्रोनेट पर राय दीजिए। इसमें पिछले 2-3 दिनों में और इस या फिर इस पूरे हफ्ते के दौरान किरण जी मूड खरीदारी का ही रहा है। आज भी स्टॉक 2% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, क्या व्यू है? पॉजिटिव व्यू है, और जिस तरीके से हमने छोटे से करेक्शंस और अच्छी मूव ऑन द अपसाइड देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि इधर से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 229 से लेके 231 ये टेस्ट होते नज़र आ जाने चाहिए। ये एक टेस्टिंग टाइम रहेगा इस स्टॉक के लिए कि 231 क्रॉस करता है क्या नहीं। अगर 231 क्रॉस करता है तभी एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, नहीं तो मेरा मानना है कि ये जो पुल बैक है वो 231 तक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये राय है पेट्रोनेट LNG पर। लेकिन रिजल्ट्स तेजी से आ रहे हैं, अभी भी 2 कंपनियों के रिजल्ट्स का इंतजार है, अभी आए नहीं है। इंडिगो की बात कर रही थी मैंने कहा, इंडिगो आने की तैयारी में है। और अच्छे थोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे ना शर्मिला जी? मार्केट शेयर उनका बड़ा है, सो 43%। सो इट विल बी, यस वी वर जस्ट सीइंग द डेटा, कल ही देख रहे थे, वहीं से चला था वो स्टॉक, हम देख रहे थे। द लीडर रियली इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो आप कौन सी एयरलाइंस में जाना पसंद करते हैं आप आमतौर पर? क्योंकि आजकल नियो विमान और वो सब पता नहीं बड़ा टेंशन होता है क्योंकि ऐसा सब सुन के। और कोई ऐसी एयरलाइन बची नहीं है जिसका खराब रिपोर्ट नहीं आया है। चलिए रिजल्ट का अनुमान देख लेते क्या होगा, भगवान जाने। आइए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप ग्रोवर इंडिगो के रिजल्ट्स का अनुमान लेकर। संदीप बताइए कैसे आएंगे रिजल्ट? देखिए, अगर आप जैसे बाजार आंकलन करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वैसे नंबर्स को देखेंगे तो खराब आएंगे। लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है। Q2 यानी कि जो पिछली तिमाही थी वो बहुत खराब थी, फ्यूल कीमतें बहुत ज़्यादा थी, रुपया कमज़ोर हुआ था, उस वजह से ये कंपनी घाटे में थी। लेकिन इस बार घाटे से मुनाफे में आ सकती है। ये तिमाही दर तिमाही आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ। बाजार आंकलन करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उस आधार पे अगर आप देखिए तो इनकी जो आय है वो करीब 36% के आसपास बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि जो पैसेंजर वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत मजबूत था, 26% के आसपास का था। और ये Q3 अगर आप देखें, पूरी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग तिमाही, एक मजबूत तिमाही रहती है। इस दौरान अगर आप देखें कीमतों में 14 से 20% की बढ़ोतरी भी हुई है, जो कि 5 साल में सबसे अधिक है। तो इससे इनकी जो आय है वो तो बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन जो फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत हाई थी। पिछले साल की इसी तिमाही से अगर आप कंपेयर करें 75% ज़्यादा आपको फ्यूल कॉस्ट नजर आएगी, जिस वजह से ऑपरेटिंग आधार पर अगर आप देखें तो नंबर्स खराब नजर आएंगे। करीब 13% के आसपास इनका जो EBITDA है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और मार्जिन जो कि 31% के पार थे वो 20% के आसपास के देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि इनका जो मुनाफा है वो करीब 48% के आसपास गिरता हुआ दिखेगा। 400 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 762 करोड़ रुपए के मुकाबले। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें तो ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है। ओके, तो ये है इस वक्त इंडिगो पर आपके लिए आए। बिल्कुल बजाना पड़ेगा। बंसल जी तैयार है BTSTT के साथ। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है MCX पर। इस स्टॉक को देखें तो बढ़िया एक रैली दिखाई थी, स्टॉक ने एक पहले ब्रेकआउट भी दिया 750 के ऊपर, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। वो जो ऊपर वाला ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकडाउन में निकल रहा है, और आज हम देखें तो स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है 732 के नीचे, और साथ साथ एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स यहां पे देखने को मिल रहा है। आज के जो हाई है 745 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ यहां पे बिकवाली की राय है। पहला टारगेट 710 है, दूसरा टारगेट 698 है, और इन दोनों टारगेट्स के लिए MCX को बेचने की राय है। 710, 710 और 698। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? अनिल जी, आज का जो हाई है 745 का, वो अभी स्टॉप लॉस है, और टूवर्ड्स क्लोजिंग यहाँ पे रिवीजन ऑफ स्टॉप लॉस कर दूंगा। ओके, 745 ये है स्टॉप लॉस का लेवल, 710, 710, 698 ये है टारगेट नीचे की तरफ का। तो यहाँ पर
एमसेक्स में भी कॉल गिरा है। 710 698 तक के टारगेट्स हैं। इंडिगो पर अभी बताया संदीप ने, इंडिगो पर तो हमने चर्चा की थी। अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी फोकस करेंगे कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले कॉफी डे एंटरप्राइजेस को देख लेते हैं। इस स्टॉक में भी सुबह अच्छी तेजी बनी थी। अब बाजार क्योंकि थोड़ा सा नीचे आया है तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग टारगेट हिट करने के बाद 298 का मेरे ख्याल से पहला टारगेट था आज का, वहां तक पहुंचा स्टॉक और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मेरे ख्याल से उसके बाद 294 राकेश जी ने सुबह बोला था कि उसका स्टॉप लॉस रखना है। राकेश जी 294 295 कुछ दिया था ना आपने रिवाइज स्टॉप लॉस? बिल्कुल अनिल जी, 294 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस दिया था और ये भी बोला था कि अगर 297 के ऊपर ये सस्टेन करके क्लोजिंग देता है तब यहाँ पर 318 320 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट अनिल जी ऊपर से जरूर यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल यहाँ पे बायस काफी पॉजिटिव है, स्टॉक एक्यूमुलेशन में चल रहा है। इसमें जितने भी व्यूअर्स हैं उनको नजर रखनी चाहिए, जब भी यहाँ पर 297 के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग होगी तो अब तब एक क्लोजिंग बेसिस पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 297 के ऊपर जब एक क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट होगा तब एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हुई कॉफी डे एंटरप्राइजेस की, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स इसके भी नतीजे अभी आने बाकी हैं। फटाफट से डिम्पी से पूछ लेते हैं नंबर्स कैसे आ रहे हैं, बताइए डिम्पी। नंबर्स तो दीपाली इसके ठीक ही आ रहे हैं, क्योंकि मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 60% बढ़कर आएगा। इसकी आय करीब 11% बढ़कर आएगी। इसका मार्जिन जो है वो 12 से करीब 16% हो जाएगा और इसका कामकाजी मुनाफा वो करीब 272 करोड़ से 401 करोड़ हो जाएगा। तो किसी भी पैमाने पर आप इसको देख रहे हैं, रेवेन्यू, आय, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन, सब में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसका दिखेगा मुनाफा आपको, जो करीब 60% आसपास बढ़ेगा और कामकाजी मुनाफा जो करीब 47% बढ़ेगा। वजह बिल्कुल साफ है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम में लगातार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। भले ही सरकारी कितनी पॉलिसीज क्यों ना आ जाए, लेकिन वॉल्यूम की ग्रोथ इसकी रुकी नहीं और इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार का वॉल्यूम ग्रोथ जो कि -14% है, जो कि केरल की इफेक्ट हुए से इनके पास बेस पड़ा था, वो वॉल्यूम ग्रोथ सीधा 9% पॉजिटिव हो जाएगा। यानी माइनस से पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ आएगा और अच्छे खासे बेस के साथ आ रहा है। एक और चीज़, दूसरा, अब इसके कामकाजी मुनाफे और मार्जिन पे क्यों सुधार दिखा? क्योंकि इसकी कॉस्टिंग इसको काफ़ी फेवरेबल इसके लिए हो रही है। कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा मोलेसिस, जिससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसके गिरने से इनके मार्जिन पे अच्छा खासा सुधार हुआ है और इसी तिमाही में ही करीब 4% मार्जिन सुधर जाएंगे। तो एक और बड़ा बेनिफिट इस बार के नंबर्स में आएगा। एक और हिस्सा जो टिपिकली इस कंपनी में नंबर के साथ देखा जाता है कि ये ब्याज जो दे रहे हैं कितना कम होगा, तो इस बार फिर से ब्याज आय जो है, ब्याज से जो कॉस्टिंग है इनकी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक ये डेट उतारने की स्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस से चल रहे हैं। तो इस बार फिर से कर्ज थोड़ा और कम होगा इनके पास। कुल मिला के नंबर अच्छे आ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के। तो आप ये कह रहे हो कि हर एक पैमाने पर नंबर अच्छे होंगे? कौन कौन से पैमाने पे? सर, मुनाफा का एक पैमाना है, उस पैमाने पर ठीक है। मार्जिन का एक पैमाना है, उस पैमाने पर ठीक है। और कामकाजी मुनाफा है, उस पैमाने पर ठीक है। और रेवेन्यू का एक मुनाफा है, उस पैमाने पर ठीक है। तो हर पैमाने पर ठीक है। अच्छा, इसके प्रोडक्ट में से रिलेटेड भी कोई पैमाने हैं? नहीं सर, वो फिर मिलीलीटर्स में पैमाने होते हैं। चलिए डिम्पी, कभी भी देखिए उम्मीद तो छोड़ेंगे नहीं, पहले स्टॉक नीचे हो फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल पूरा बरकरार है कि यूएसएल के रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। नहीं आएंगे तो फुल चांसेस है, क्योंकि यूनाइटेड बेवरेजेस देखिए, रैडिको खैतान के आज नतीजा है, वो भी इतने बेहतर थे। सो इट सीम्स टू बी द ट्रेंड। डिम्पी के मतलब सेक्टर इज स्ट्रांग, साथ देने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। सिमी जी पहले कहती थी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स उनको बड़ा पसंद था, आप देखिए डिम्पी जी, शर्मिला जी भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा है। जो मंदरियों की सरगना है आशु जी, वो भी पसंद करते हैं। भसीन साहब तो एवर बुलिश हैं, और उसके अलावा राकेश जी, क्योंकि हमेशा ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है और लाइफस्टाइल से कोई दूर नहीं रहना चाहेगा। हाँ, तो चलिए राकेश जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, डिम्पी जी का साथ देंगे आप? अनिल जी, डिम्पी जी ने आज एक नई चीज सिखाई है। हम तो एमएल की बात करते थे, इन्होंने एमएल का फुल फॉर्म बताया है, मिलीलीटर्स। तो ये चीज है अनिल जी यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडोवेल के नतीजों पर आए। फटाफट से एक बार इसकी ट्रेडिंग रेंज बता दें। रिजल्ट्स के पहले कोई ट्रेड बनता है? किरण जी जरा देखिए। नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है, पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इतने सारे एक्सपेक्टेशंस है इस स्टॉक में, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट 580 कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 580 के नीचे अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स निकल जाता है तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके दो तरीके सपोर्ट देखने के। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में इसने डबल बॉटम किया है, और पिछली जो रैली आई थी उसमें एक रन अवे गैप था, उस गैप का निचला स्तर है।
तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर रिजल्ट के बाद 580 के नीचे रहता है तो शॉर्ट पोजीशन रखने चाहिए। ठीक है, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात हुई, लेकिन बाजार में भी दबाव बढ़ा है और अब दिन के निचले स्तर पर निफ्टी आ चुका है। 10,860 के टारगेट्स की हम बात कर रहे थे आधा घंटा, इनफैक्ट एग्जैक्टली 20 मिनट पहले, और देखिए वहीं से इसमें दबाव बढ़ता हुआ बना है। 10,860 के काफी नजदीक पहुंचा है निफ्टी, जो 2.5 बजे हम स्ट्रैटेजी की बातचीत कर रहे थे। तो दिन के निचले लेवल से भी देखिए, इसलिए 10,860 का था, मुझे लग रहा था 10,850 आने में थोड़ा पसीना आएगा, इसलिए 10,860-62 का लो बनाया है। बैंक निफ्टी भी नए लोज बनाने की तैयारी कर रहा है। एक्चुअली कमजोर तो हो चुका, कमजोर होने के संकेत तो बैंक निफ्टी ने दे दिए, लेकिन यही हम कह रहे थे कि निफ्टी पहले कमजोर होने के संकेत दे रहा है। निफ्टी ने देखिए नीचे की तरफ 10,860 का लो बनाया भी है, तो आखिरी मिनटों में मेरे ख्याल से 15 मिनट में हो गया काम। 15 मिनट में जब वहां से जहां से बात करना शुरू की थी वहां से तो आया है 25-30 पॉइंट नीचे। हाँ, आज के कॉल में है ना, मुझे थोड़ी खुशी हो रही है। बता दूं क्यों हो रही है? क्यों? 2 वजह से। एक तो ये कि रुपए की मजबूती के बावजूद शॉर्ट कॉल दिया मैंने, और कहीं ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत खराबी है। हाँ, जैसे दिन भर रहे संकेत वैसे ही है। हाँ, दूसरा कि पूरे दिन भर मुश्किल से 40-50 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है बाजार ने। तब आप है ना, अगर पूरे दिन में 9:15 से 2:30-3 बजे तक बाजार हिले ना, खाली आधे पौन घंटे 1 घंटे के लिए आप ये सोचो कि 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे जो पूरे दिन भर में नहीं मिले, तो वहाँ कॉल देना थोड़ा मुश्किल होता है। रेंज बाउंड बाजार में बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए वहाँ पर एक डायरेक्शनल कॉल लेना आसान नहीं होता। तो इसलिए ये दोनों रीजन से मुझे कॉल देकर भले 40 पॉइंट गिरा हो वहाँ से, लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है। लेकिन इस कमजोरी के पीछे क्रेडिट थोड़ा आईटीसी को भी जाता है, क्योंकि आईटीसी भी 2.5% लुढ़क गया है, अब 282 के आसपास आ चुका है और 5% के आसपास ये वेटेज रखता है निफ्टी में, तो इस दबाव बढ़ाइए। ये शर्मिला रिजल्ट्स खराब लग रहे हैं क्या आपको आईटीसी के? क्यों आ रहा है स्टॉक नीचे? सरप्राइज, क्योंकि रिजल्ट्स इतने कुछ खराब तो नहीं लगे, तो क्या हाँ, आई थिंक ओनली ऑन द मार्जिन फ्रंट 40 के नीचे मार्जिन, मतलब ऐसे तो यूं आप देखोगे 2-5 साल के लिए लेते हो आईटीसी तो फिर क्या फर्क पड़ता है, 40 करे 38 करे, लेकिन 2-5 घंटों के लिए जो लेते हैं, हाँ, उनके लिए तो 40% और क्या है कि बाकी जो कंजम्पशन स्पेस है उनके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और उम्मीद से बेहतर आए हैं। whether you take an HUL, Havells, frankly I was extremely surprised, बहुत अच्छे नतीजे आए। मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल एनवायरनमेंट था, लेकिन उनके नतीजे अच्छे आए। तो आई थिंक कंजम्पशन स्पेस से बहुत अच्छे नतीजे आए हैं अभी तक, और मे बी दैट इज़ वाई दैट लिटिल डिसअपॉइंटमेंट इज़ देयर ऑन आईटीसी। पर अगर आप ऐसे ही नंबर्स को देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। परहैप्स आई थिंक द अदर एग्री बिजनेस ग्रोथ वाज नॉट दैट ग्रेट, बट एफएमसीजी का जो रेवेन्यू अपटेक था वो बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक सिगरेट बिजनेस विच इज द मेन स्टे बिजनेस, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया। सो अकॉर्डिंग टू मी अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। 283 के आसपास कर रहा है कारोबार अभी आईटीसी। नंबर्स ठीक है, नंबर्स उतने खराब नहीं आए हैं आईटीसी के, लेकिन फार्मा में हमने पिछले 2 दिनों में लगातार बाइंग देखी और सन फार्मा आज वापस 2.5% बढ़ा हुआ है। थोड़ा स्ट्रेस कम होता है शर्मिला जब सन फार्मा बढ़ता है एज अ शेयर होल्डर एग्जैक्टली। हाँ, और मुझे लगता है कि उसी दिन जो स्टैंड मैनेजमेंट ने लिया ना, लाइक दे सेड वेरी स्ट्रांगली कि सेबी इसकी पूरी इंक्वायरी करे, आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ स्टैंड दैट इज एक्सपेक्टेड। क्योंकि अगर आपके पास आप कोई भी चीज का क्लैरिफिकेशन दे सकते हो और गलती मानने के लिए तैयार हो, अगर गलती हुई भी है, देन आई थिंक दैट्स ऑलवेज टेकन। हाँ, सुधार लो और क्या है, सुधार लो, सिंपल है। कई बार ऐसा होता है कि देखो इसमें एक चीज जो है वो ये कि अब हमें तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, भगवान जाने, जो होगा तो होगा। बड़ी कंपनियों के केस में एक ही चीज़ होती है, क्योंकि कई बार मैं सन फार्मा की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आप बड़े बनने की प्रोसेस में कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत शॉर्टकट ले लेते हैं, लेकिन एक साइज बनने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर क्या वो गलती आपके बड़ी भारी पड़ जाती है, अगर हुई है तो किसी की भी। तो मेरे ख्याल से और वहाँ से जस्ट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू बड़ा हो जाता है, खास करके आप इतने बड़े और इन बोथ द इंडेक्सेस। तो आमतौर पर हिंदुस्तान में सब लोग, मैं कितने फंड मैनेजर से बात करता हूँ, और जैसे आपको मैंने पूछा था, आपने क्या बोला, नहीं ठीक है, चिंता की बात नहीं, मैं तो होल्ड कर रही हूँ, है ना। वैसा मैंने आइडिया लेने की कोशिश की कई फंड मैनेजर से भी कि आप शेयर बेच दोगे क्या। बोले यार हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी जो ऐसे बिना कहीं कोई छोटे मोटे शॉर्टकट की इतनी बड़ी बनी, एक आध बता दो। बहुत मुश्किल है ढूंढना ऐसा, एक आध भी आपको मिलेगी नहीं, स्पेशली वो भी नहीं मिलेगी जहाँ पर प्रमोटर नहीं है। करेक्ट। उन कंपनियों में भी छोटे मोटे शॉर्टकट तो होते हैं। बोले यार ये मतलब ये गिवन है, पता है सबको कि छोटा मोटा एडजस्टमेंट होता है, लेकिन किस लेवल पर आकर आपको नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये लेसन है शायद मैनेजमेंट के लिए, हमारे लिए तो है ही है कि भाई कभी भी एक शेयर मत खरीद के रखो, पता चला आपके पास वही है, उसी में कुछ निकल गया तो पोर्टफोलियो बना कर रखे, थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखे, और
अगर ऐसी सिचुएशन में खराब हो भी जाए तो फिर शर्मिला जी की तरह आराम से शांति से बैठिए, जल्दबाजी मत कीजिए बेचने की, है ना। लेकिन कल 2 और कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, यस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट, और दोनों के नतीजे बताने के लिए देवांशी और संदीप हमारे साथ मौजूद है। पहले यस बैंक की बात कर लेते हैं। देवांशी, नंबर्स कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे नंबर्स के अलावा भी बहुत सब चीज़ें हैं जिस पे मार्केट यहाँ पे फोकस कर रहा है। सबसे पहले तो जिस तरह से ट्रांजिशन चल रहा है, तो इस बीच नंबर्स किस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा मार्केट का फोकस है। लोन ग्रोथ इस बीच किस तरह से आ रही है और कितनी घट रही है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर कितना ज़्यादा घट रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। और IL&FS में जिस तरह से एक्सपोजर है उसके चलते जो प्रोविजंस हैं वो नंबर कितने बढ़ते हैं, इस पर मार्केट सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और CEO MD के नए नाम की नियुक्ति कब तक होती है, इस पर भी यस बैंक पर फोकस बना हुआ है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो इस तिमाही में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो अभी भी इतनी ऊपर रहने का अनुमान है, 33% ऊपर आने का अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। फी इनकम काफ़ी मजबूत हो सकती है। और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग 22 से 24% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में दिख रहा है। और मुनाफे की बात करें तो लगभग 4.5 से 5% बढ़ने का अनुमान है। और मुनाफा इसलिए भी यहाँ पे कम बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि प्रोविजन के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए आ सकते हैं इस तिमाही में। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करें प्रोविजंस की, तो पिछली तिमाही से प्रोविजंस थोड़े से कम होंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रोविजंस थोड़े से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। मार्जिन्स काफ़ी स्थिर रहने का अनुमान इस क्वार्टर में भी बनाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो हल्की सुधार यहाँ पे हमें एसेट क्वालिटी में इस तिमाही में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिकवरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस यस बैंक का किया हुआ था। लेकिन देखना रहा कि यहाँ पे प्रोविजंस का नंबर, फ्रेश स्लिपेजेस कितने आते हैं, उस पर कितना ज़्यादा, इससे कितना ज़्यादा मुनाफे पर असर होती है, इस पर फोकस रहेगा। ओके, तो ये है यस बैंक आपके लिए। और स्टॉक तो मजबूती के साथ ट्रेड कर ही रहा है, सुबह से अच्छा एक्शन है, 198-200 के आसपास फिर से आ गया। पूछ भी रहता हम किरण जी से, वही है 205 के आसपास जाकर थक जाता है, हाँफने लगता है, तो फिलहाल इसको छोड़ दें। लेकिन हाँ, हम थकते नहीं हैं। एक चीज़ है शर्मिला जी, हम बिल्कुल नहीं थकते। जहाँ इन्वेस्टर्स के हक की बात हो तो बिल्कुल मजबूती से उठाते हैं। और आज भी हमने एक मुहिम शुरू की है, #LTCG हटाओ। वेरी गुड। घटाओ नहीं, हटाओ। हटाओ। हाँ, है और गे में फर्क ज़्यादा नहीं है। What do I have to do to contribute? वही तो, बस आपके पास इसलिए तो आ रहे हैं। जरा समर्थन कीजिए जोर से, बुलंद आवाज में। बहुत हटाना चाहिए ना? यस, 100%। तो बताइए, वित्त मंत्री जी को बोलिए, आप ही की तरफ से अपील कीजिए। हाँ, करिए। यस, बट कैसे, यानी डू यू हैव अ हैशटैग ऑन ट्विटर, और कैसे, मतलब थोड़ा आपको ट्विटर पे जाके करना है तो आई डू इट ऑन ट्विटर। हाथ मजबूत रख के ऐसा थोड़ा नारा वारा लगाते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि भाई आप मोर्चा लेके जा रही है और पूरा देश आपके पीछे, ऐसा इस तरह से कुछ हटवाओ। नहीं, बेसिकली आइडिया ये कि इन्वेस्टमेंट कल्चर बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि अगर हटा भी दे तो भी ऐसा नहीं है कि मिड कैप्स फिर से तुरंत चलना चालू करेंगे, बट आई थिंक वो फिर से एनवायरनमेंट बनेगा कि आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करो। सो आई थिंक उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को हटाया जाए। बिल्कुल। किरण जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल हटाना ही चाहिए, पक्का पूरी सहमति है। अरे वाह। तो चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय तो है ही है, और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं आपके मोर्चे में शामिल होना चाहते, कर ले उनको शामिल। एब्सोल्युटली। आइए सुनिए। चाहिए कि और लोग आए और उनके पैसे भी बने, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है LTCG हटाना। और बहुत ही खराब कदम था पिछले साल का, जिसने मार्केट का माहौल बहुत बिगाड़ा। मुझे लगता है ये टैक्स तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एक नेगेटिव इंसेंटिव मिलता है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने से बचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नेगेटिव टैक्स है। मैं पूरी तरह आपके साथ सहमत हूँ। और बिल्कुल मतलब कि जितना हो पाएगा ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और मैं दिल से चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल हटना चाहिए। बिल्कुल ये हटाना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक मार्केट बहुत मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक तो एटलीस्ट ये टैक्सेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स की राय, और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और राय देने के 2 तरीके हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं और वहाँ पर आप अपनी पोस्ट करें, और साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल पर हमें मैसेज भेजें यहाँ पर। और पोल भी हमने खोल रखा है कि क्या हटना चाहिए, वहाँ पर भी आप जवाब दे सकते हैं। और साथ ही में वित्त मंत्री जी को भी टैग कीजिएगा, बात तो वहीं तक पहुँचानी है अल्टीमेटली। ठीक है, तो कोशिश है कि भाई LTCG हटे ताकि बाजार के लिए हो फायदे की बात। हैशटैग यूज़ कीजिएगा, ये #LTCG HATAO हटाओ। ठीक है, ओके। आइए अब अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों पर ले लें राय। किस तरह के नतीजे आ सकते हैं, अनुमान लेकर हमारे साथ है संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए। अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। जो आय ग्रोथ है वो करीब 15% के आसपास रहेगी। एक तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी और दूसरा रियलाइजेशन भी करीब 4% के आसपास बढ़ेंगे।
इनको आपको याद होगा इन्होंने जेपी के कुछ जो सीमेंट प्लांट्स है वो खरीदे थे, वहाँ पे कामकाज इस बार सुधरता हुआ दिखेगा, तो इससे इनके जो ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। प्लस इनके एमपी में कुछ नए प्लांट्स है वो भी शुरू हुए हैं, तो नेट आय ग्रोथ जो है वो 15% के आसपास रहेगी। आप कारोबारी मुनाफा देखिए आय से ज़्यादा बढ़ेगा, करीब 20% के आसपास की बढ़त यहाँ आएगी, क्योंकि इनकी जो लागत है उसमें भी कमी आएगी। एक तो पेटकोक की कीमतें और दूसरा जो माल ढुलाई है दोनों में कमी होगी, जिस वजह से ओवरऑल नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। मार्जिन्स में भी करीब आधे % के आसपास की बढ़त आएगी। अन्य आय बढ़ेगी, इस वजह से आप देखेंगे जो आय है वो करीब 15% बढ़ रही है, लेकिन जो मुनाफा है उसमें करीब 30% के आसपास की ग्रोथ आएगी। तो आय के मुकाबले मुनाफा 2 गुना रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखेगा, 550 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आ सकता है। और आपको ये भी बता दें, अगर आप पिछले साल की इसी तिमाही को देखें तो एक एक्सेप्शनल आइटम था 104 करोड़ रुपए के आसपास का, उन्होंने प्रोविजनिंग रिवर्सल किया था। अगर उस नंबर को हटा दें तो जो मुनाफा है वो करीब 74% के आसपास बढ़ सकता है। अगर आप लाइक टू लाइक बेसिस पे भी देखें तो 30% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान मुनाफे के फ्रंट पे है, यानी कि आय जो 15% बढ़ेगी उससे दुगनी रफ्तार पे इस बार मुनाफा बढ़ सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर। शर्मिला, अल्ट्राटेक और येस बैंक कोई खरीदेंगे रिजल्ट से पहले या नहीं? नहीं, और मुझे लगता है कि दोनों को खरीदना भी नहीं चाहिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। दो आई लाइक बोथ द शेयर्स, आई हैव अल्ट्राटेक इन फैक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप डिमांड ग्रोथ नहीं देखते सीमेंट में पूरे एज ए सेक्टर लौटते हुए, कोई भी सीमेंट स्टॉक को नहीं लेना चाहिए फिलहाल के एनवायरनमेंट में। एंड येस बैंक आई कम्प्लीटली अग्री कि थोड़ी क्लैरिटी और इमर्ज होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू द लीडरशिप इशूज, क्योंकि बाकी आई थिंक पैरामीटर्स पे तो बैंक ने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द बैंक अदरवाइज, लेकिन ये क्लैरिटी इमर्ज होना बहुत ज़रूरी है अभी। ठीक है। इस बीच कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बन रही है आज के सेशन में। एक स्टॉक है सिम्फनी, ये डे हाई पर आ चुका है 5.5-6% के उछाल के साथ। एक है इन्फो एज, जिसका कल भी हमने जिक्र किया था, ये भी 5.5% मजबूत है। दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। कुणाल जी, आपका व्यू इन्फो एज सिम्फनी दोनों में से कोई बेटर लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए, सिम्फनी में हम देख रहे हैं दीपाली, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, स्टॉक काफ़ी पिट चुका है, उसके बाद इसमें एक बेस बना है और अब बिल्कुल उस बेस से ये वापस से एक ब्रेकआउट देने की स्थिति में है। मुझे लगता है कि जैसे ही काउंटर 1225 के लेवल्स के ऊपर क्लोज देगा, इसमें सीधा आपको 1400 तक का एक बड़ा फ्लेयर अप देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में सिम्फनी डेफिनेटली पोजिशनल बेसिस पर बाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्लोज 1225 के ऊपर आता है। इन्फो एज लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। इन्फो एज में भी आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो दोनों काउंटर्स मुझे लगता है खरीदारी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ओके, तो खरीदारी के लिए ठीक है। मेरे ख्याल से आप कल भी इसकी बात कर रहे हैं। कल भी ये 5-6% चला, धीरे धीरे चला है ये स्टॉक डील। क्या हो रहा है इसमें? इंटरेस्टिंग, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है इन्फो एज में, लगातार बढ़ रहा है। चलिए, अच्छी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन आइए, 3 बज गए ना। हाँ, रजत तैयार है और आज समय से तैयार है रजत। तो चलिए बैंक से बेनिफिट देख लिया जाए बिगुल के बाद। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, इसलिए आज रजत एकदम टाइम से 3 बजे आके खड़े हो गए हैं। रजत, कोई एंट्री एग्जिट की तैयारी है सर? इसलिए मैं पहले बता दूं, जैन इरिगेशन इस स्टॉक की पूरी प्रोबेबिलिटी बन गई है। 96.5-97% तक पोजीशन पहुंच गई है। तो अब जैन इरिगेशन पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में है स्टॉक, लेकिन हो सकता है कि ये कल के सत्र में आपको बैन में दिखाई दे। पोजीशन इंट्राडे में बनाई जाएगी, लेकिन उसके बाद आप कैरी ओवर नहीं कर सकते। जैन इरिगेशन में अभी का जो डेटा है उसमें 96.7% की पोजीशन, और जो अभी हैं, कल रिलायंस कैपिटल फ्रेश एंट्री हुई थी और जेट एयरवेज और अदानी पार, ये तीनों ही स्टॉक्स बैन में रहेंगे, क्योंकि इन तीनों में ही 80% से ऊपर की पोजीशन। लेकिन जो नया स्टॉक आने वाला है बैन में वो है जैन इरिगेशन। ओके, जैन इरिगेशन बैन में आने वाला है और इसके लिए जिम्मेदार एक ही आदमी है, कुणाल सरावगी। 65-66 रुपए में ऐसे जोर जोर से बोला बेच दो बेच दो बेच दो। अरे इतना कितना बैन में लाके छोड़ रहे हो कुणाल जी, ये क्या है? अरे, हमारे लक्ष्य तो हासिल हो गए और 59 पे इसमें एक सपोर्ट भी है। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर देखिए स्ट्रक्चर तो बहुत कमजोर है, नई बिकवाली की मेरी बिल्कुल राय नहीं है। मुझे लगता है 59 जब टूटेगा तब इसमें फ्रेश शॉट करने चाहिए। इन स्तरों पर अगर पुराने कोई शॉट बचे हैं, वैसे होंगे नहीं, जिनके पास हैं उनको एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सलाह है जैन इरिगेशन पर, जिसके बैन में आने की है तैयारी। एक स्टॉक जहां पर अभी भी बाइंग हुई है वो है टोरेंट पावर का। और किरण जी, आप अपना व्यू भी दीजिए। 2-2.25% ऊपर आ चुका है। डेटा और चार्ट्स पर भी कन्विक्शन मिल रहा है क्या कि तेजी बढ़ेगी? तेजी बढ़ सकती है, पर एक रेजिस्टेंस तक जा सकता है। रेजिस्टेंस बहुत नज़दीक है करंट लेवल से, करीबन 270 के करीब है। 263 पे ट्रेड कर रहा है। कोई इस टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहता है तो बिल्कुल करे, और स्टॉप लॉस के लिए 259 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है।
259 का स्टॉप लॉस। लेकिन आईटीसी बहुत बुरी तरह फिसला है और इसी की वजह से इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। 10,860 यहाँ पर अब निफ्टी आ चुका है और आईटीसी 280 के नीचे है। इनफैक्ट शर्मिला एक चीज़ और बताइए, अभी हम थोड़ी देर पहले संजीव भसीन से बात कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि रिजल्ट्स अच्छे हैं और अगर नीचे आएगा स्टॉक तो वो खरीदेंगे। आप सलाह देंगे कि इस लेवल पे लेना चाहिए पर रुकना चाहिए? और मेरे हिसाब से लेना चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच है तो और बाकी आप जो एफएमसीजी दिग्गज हैं उनसे कंपेयर करें तो ऑन अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आईटीसी इज एक्चुअली चीपर। तो यही उसमें दिक्कत रहती है कि यू हैव दैट होल टैग ऑफ सिन स्टॉक्स एक्सेट्रा, तो वो लोगों के लिए थोड़ी एक मुश्किल हो जाती है। बट आई थिंक दैट इफ़ यू कैन ओवरलुक ऑल दोज थिंग्स, और अगर आप देखें कि उनके बाकी भी बिजनेसेस है जो अच्छी तरह भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइक एफएमसीजी है, एग्री है, आईटी है, पेपर है, होटल है, देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू लुक एट विद दैट 4-5 ईयर सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं ये लेवल पे। ठीक है, उज्जीवन फाइनेंस, एक बार इस स्टॉक को देख लेते हैं। इसके रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं और रिजल्ट से पहले ये स्टॉक थोड़ा सुस्त है, कमजोर है, 1-1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। कुणाल जी लेवल्स बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्या होंगे, क्योंकि कांस्टेंट चले हैं इक्विटास उज्जीवन दोनों ही, अब इसके रिजल्ट्स आने से पहले थोड़ा ठंडा हो रहा है। लेवल्स बताइए कौन से अहम होंगे? देखिए स्ट्रक्चर भी थोड़ा कमजोर हुआ है दीपाली, और मुझे लगता है देखिए 293-294 का जो लेवल है फ्यूचर्स में, ये इसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, एक नैरोइंग कंसोलिडेशन है, पिछले कई दिनों से हम देखते हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। 294 अगर ये पार नहीं कर पाया तो मुझे लगता है कि फिर इसमें 260 रुपए तक का एक मोमेंटम नीचे की तरफ बनेगा। तो 294 के स्टॉप लॉस से अगर आप थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। मुझे लगता है 265-260 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है उज्जीवन पर राय। ओके, बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है, फिर से मुझे लगा एक बार 10,900 जाने की कोशिश करा, वो तो वापस नीचे आ गया। और बैंक निफ्टी भी 27,300 आ गया, पहला टारगेट तो आ गया 27,300 का। 27,367, 27,367 ये लेवल था आज का लो, इसके टूटते ही बेचना था। 27,250 आ रहा है बैंक निफ्टी पे, देख लीजिएगा वहाँ रुक जाएगा, वहाँ पे अपनी शॉर्ट काट लीजिएगा अगर है तो। 27,250। और बैंक निफ्टी में वो निफ्टी पर निफ्टी आज 10,825 पे शॉर्ट काट लेना चाहिए बस। हाँ, अच्छा फिर होल्ड कर लें थोड़ा। 10,800 10,825 में तो लेना चाहिए एक्चुअली। 27,250 27,200 की रेंज में बैंक निफ्टी मिले तो लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा दुनिया खत्म थोड़ी हो रही है कल भी मार्केट खुलेगा, ऊपर भी जाएंगे, ऐसी क्या बात है। हाँ, एनीवे कल 2 चीज़ें और होने वाली इंटरेस्टिंग, बायोकॉन और कोलगेट ट्रेडर्स के पसंदीदा फंडामेंटली बढ़िया काउंटर जहाँ पर कल नतीजे आने वाले हैं। तो पहले बायोकॉन के नतीजे बताएंगे संदीप। संदीप कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? बहुत इंटरेस्टिंग है नंबर्स, इनफैक्ट इनका इंतजार भी बहुत है, क्योंकि अगर आप साल दर साल कंपेयर करें तो मुनाफे में 2 गुना की बढ़त, 100% की बढ़त मुनाफे में इस बार देखने को मिल सकती है। हम अनुमान करें कि करीब 190 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आएगा। देखिए इस कंपनी में बदलाव क्या हो रहा है, जो इनका बायोलॉजिक्स सेगमेंट है, जो बायोसिमिलर आप समझते हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इनकी कुल आय में, वो इस बार बढ़ता हुआ दिखेगा। ये देखिए कुल आय में करीब 29% के आसपास ये कंट्रीब्यूट करता है और इस बार 100% से ज़्यादा की बढ़त इसी सेगमेंट में ही इस बार देखने को मिलेगी। देखिए इनके जो ग्लार्गिन एक दवा थी, उसको एक तो कई सारे जो अन्य देश हैं उनमें अप्रूवल मिला है, मलेशिया से इनकी जो इकाई है वो भी शुरू हुई दिखी है, वहाँ से इनकी जो सप्लाईज है वो शुरू हुई हैं। और उसके साथ साथ एक इनका बायोसिमिलर है पेगफिलग्रास्टिन, यहाँ पे जो विस्तार हुआ है उसका फायदा मेनली इस बार के नंबर्स में देखने को मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है क्रैम्प्स, जहाँ पे करीब 31% के आसपास इनकी आय आती है, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो करीब 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इनकी लागत कम हो रही है, वेतन खर्च कम होगा और जो बायोलॉजिक्स का योगदान है, क्योंकि इनके जो मार्जिन है बायोलॉजिक्स सेगमेंट में वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे 100% की ग्रोथ आ रही है। तो इस वजह से आप देखेंगे जो मार्जिन 21% के आसपास के थे वो बढ़कर करीब 26% के आसपास देखने को मिलेंगे। आय 35% बढ़ेगी, कारोबारी मुनाफा करीब 67% बढ़ेगा। और जैसे मैंने कहा जो मुनाफा है, क्योंकि एक अन्य आय का फैक्टर भी इस बार थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, 2 गुना के आसपास की बढ़त इस बार मुनाफे में देखने को मिलेगी। तो नतीजे दमदार रहेंगे, बायोकॉन के एक्सपेक्टेशंस यही है और मुनाफा 2 गुना बढ़ सकता है। ऐसी ही आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं शर्मिला? वेल आई हैव नॉट रियली लुक्ड एट द नंबर पर से, लेकिन यही उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएंगे, सिंपली बिकॉज जो बायोसिमिलर का स्पेस है, जो 2-3 साल पहले जैसे उसका फुल रोल आउट हुआ और अब रेवेन्यू में एडिशन हो रहा है, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। क्योंकि जिस तरह से उनका फोकस भी है डायबिटीज़ पर, सो ऑन इंसुलिन सिमिलर्स एक्सेट्रा, आई थिंक दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्पेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आज सिर्फ भारतवर्ष में नहीं लेकिन बाहर भी जिस तरह से उनका उसमें कारोबार है और डायबिटीज़ इज सच अ बिग प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती है एंड आई थिंक देव रियली पोजिशन देमसेल्व्स वेरी वेल ऑन दैट फ्रंट। ठीक है, तो ये इसे बायोकॉन हैज़ बीन अ फेवरेट ऑफ माइन फॉर क्वाइट सम इयर्स। किरण जी आपके हिसाब से रिजल्ट से पहले कुछ स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में?
मैंने कई बार इसको रेकमेंड किया है, तो मेरा मानना है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ध्यान में रखना चाहिए। रिजल्ट के बाद कई बार हमने देखा है कि यू टर्न ले लेता है स्टॉक, तो अभी के लिए 660 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 10 रुपये नीचे करंट लेवल से। और अगर ये आज का हाई निकल जाता है जो कि 677 है, वो अगर निकल जाता है तो मेरा मानना है कि 700 के करीब हम जाते हुए देखेंगे इस स्टॉक को। ठीक है, तो ये राय आ रही है बायोकॉन पर, अगर रिजल्ट्स अच्छे आए चला तो 700 तक भी जा सकते हैं। 10 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ये ऑप्शन में लिक्विड है नहीं है? नहीं, ऑप्शन का डेटा मैंने देखा नहीं। 2 मिनट दीजिए, मैं देखता हूं। ऑप्शन में ज़्यादा हमें लग तो ये रहा है रिजल्ट अच्छा आने चाहिए। सुबह मजबूरी हुआ था, कल हमने कल के 2000 में दिया था, तो आज 678 का हाई फ्यूचर में बनाया है, और कल मेरे ख्याल से 668 के आसपास दिया था। 10 रुपये बन गए होंगे 2000, तो हाँ बन तो गए होंगे 2000 लॉट से। तो दिन में तो और भी ऊपर था, अभी तो फिर भी थोड़ा सा हुआ है। 678 के आसपास ऊपर में गया था फ्यूचर उतने। अनिल जी काफी लिक्विड है ऑप्शंस हैं। हाँ, तो ऑप्शन ही दिला दो सर आप तो। हाँ, जरा डेटा पढ़ता हूँ, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। तो ये है बायोकॉन का ऑप्शन खरीदना ज़्यादा ठीक है। आजकल रिजल्ट में ना पता नहीं चलता, कभी कई बार पहले डेटा कुछ बनते हैं, बाद में कुछ होता है। अरे आपको याद है ITC मैंने इसलिए बोला था पहले, याद है लीवर के रिजल्ट देखते हमने सावधान कर दिया था कि ITC में से निकल जाइए थोड़े रिजल्ट्स को लेकर, क्योंकि लीवर के रिजल्ट जो खरीदारी का ट्रेड था रिजल्ट से पहले, वो आपने बोल दिया था कि भाव था 294 रुपए के आसपास, अगर 292 या 294 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग उतना भाव था शायद। बाय द वे बैंक निफ्टी के 27,250 के टारगेट्स तो आ गए, आ गया। चलो बढ़िया, लेवल्स के आसपास है। चलो अब मैं कल के 2000 दूं क्या? नीचे आ रहा है, कोशिश करते हैं कल के 2000 बनाने की, अब कोशिश करते हैं। तो चलिए अब थोड़ी देर आप मोर्चा संभालिए दीपाली जी, मैं कल के 2000 पे फोकस करता हूँ, कोई अच्छी कॉल्स ढूंढता हूँ, मजा आएगा। तो कल का 2000 भी आ रहे हैं आपके लिए कुछ ही देर में। कुणाल जी कुछ कहना है, चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजवाना चाहते हैं। ठीक है, तो सीधे रुक करते हैं चार्ट कॉर्नर का। बताइए दीपाली जी, चार्ट कॉर्नर से पहले वो भी एक MCX पर एक सेल कॉल दिया था, वहां पर मैंने बोला था अनिल जी को कि रिवीजन ऑफ स्टॉप लॉस करूंगा, थोड़ा सा डीप था, तो वहां पे स्टॉप लॉस को 737 पे लेके आना चाहिए। और जो मौजूदा चार्ट कॉर्नर का सेल कॉल है, वो सेल कॉल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। यहां पर देखें तो एक बड़े पैमाने पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 700 रुपए के नीचे स्टॉक ने एक नेकलाइन को तोड़ा है, नीचे की तरफ स्टॉक एक नई टेरिटरी में जा रहा है। क्लियर एक ब्रेकडाउन है, टेक्निकल ब्रेकडाउन है। पहले इन्हीं तरह से एक रिबाउंड देखने को मिला था, और जिस तरीके से इंडेक्स गिर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी गिरावट में पार्टिसिपेट करेगा। यहां पे बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए M&M में हम बहुत दिनों से इसको ट्रैक कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत मजबूत सपोर्ट है जो कि 720 रुपए के आसपास है, और कई बार हमने देखा है कि इन्हीं लेवल से इसमें बाउंस आता है। लेकिन इस बार आप देखिए बहुत ही क्लियरली और बड़े वॉल्यूम के साथ 720 का ये सपोर्ट ढह गया है, और M&M का जो स्ट्रक्चर है वो खासा कमजोर अब हो गया है, और अगला बड़ा सपोर्ट सीधा 675 680 के रीजन में। तो इन स्तरों पर अग्रेसिव शॉर्ट की राय है M&M में। स्टॉप लॉस रखें बहुत टाइट, 706 706 रुपए का एक टाइट स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 788 का होगा, और दूसरा लक्ष्य 780 रुपए, पहला टारगेट 688 688 रुपए का, और दूसरा 680 का होगा। ठीक है, तो M&M में बिकवाली की राय है, नोट कर लीजिए लेवल्स एक बार फिर से। स्टॉप लॉस 706 पर लगाना है, पहला टारगेट है 688 का, दूसरा टारगेट रहेगा 680 का। बेचने की कॉल है M&M पर। स्टॉक अब फ्यूचर्स में 695 पर कर रहा है कारोबार, दिन के निचले स्तर पर। कल के 2000 भी आपके लिए आएगा कुछ ही देर में, लेकिन रजत भी मौजूद हैं बताने के लिए कि कोलगेट के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। बताइए रजत, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी बिल्कुल, मुनाफे की फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7% बढ़कर आएगी। 183 करोड़ का मुनाफा जो कोलगेट पेश कर सकती है 171 करोड़ के मुकाबले, यानी कि 7% का इजाफा। आय जो है उसमें भी 8% की बढ़त देखने को मिल सकती है, 1118 करोड़ वर्सेस 1033 करोड़। और जो एबिटा है उसमें भी 8% की बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन 6% की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी इस कंपनी की। 6% से अगर कम रही तो वो दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि ये ऊंचे बेस पे पहले 12% की वॉल्यूम ग्रोथ थी साल पहले। तिमाही आधार पर भी वॉल्यूम ग्रोथ कम रहेगी, सालाना आधार पर कम रहेगी, लेकिन फिर भी 6% की ग्रोथ हाई बेस पे भी ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और उसका असर यहाँ पर ये होगा कि मुनाफे में 183 करोड़ का आंकड़ा ये कंपनी पोस्ट कर सकती है। मार्जिन में मामूली गिरावट है, टैक्स लागत घटने से मुनाफे को सपोर्ट मिलेगा, और विज्ञापन खर्च इनके कुछ बड़े हैं जो दबाव डालेंगे। तो बहुत ही मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा जो कि 6% एक्सपेक्टेड है, सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो इसी आंकड़े पर होगा। इनफैक्ट एक चीज बताइए, आज के 2000 भी आ रहा है, इनफैक्ट व्यूअर्स कल के 2000 आज के तो सुबह आ चुके हैं, कल के 2000 आने वाला है। उससे पहले कोलगेट पर एक बार राय बिल्कुल। ये बताइए, रजत बता रहे हैं कि 12% से घटकर वॉल्यूम ग्रोथ 6% पर आ सकती है।
साल के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6% की वॉल्यूम ग्रोथ के बाद मुनाफा वसूली आएगी इस स्टॉक में या फिर नहीं? या इट कैन कम, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे रिजल्ट्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है तो वहाँ करेक्शन दिखा है, बट अगर इसमें करेक्शन दिखे तो जरूर ये स्टॉक को लीजिए। आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द बेटर बाइज इन द एफएमसीजी स्पेस। मार्केट शेयर इनका 45% है। यही माना गया था जब पतंजलि आया था कि इनका मार्केट शेयर इरोड हुआ, बट वी हैवंट सीन दैट हैपन। वी हैव सीन द कंपनी फेस सच थ्रेट्स इन द पास्ट, दे हैव ओवरकम देम ऑल। सो आई थिंक अ ह्यूज थम्स अप। और अगर इस तरह का खराब नतीजे आए और आपको चांस मिले तो जरूर इस स्टॉक को लेके रखिए। ठीक है, तो ये राय है कोलगेट पर, लेकिन कल के 2000 ये तैयार है और इसीलिए सीधे रुक करते हैं कल के 2000 का। बताइए। बैंक निफ्टी ने खराब संकेत दे दिए, रिकवर होने का नाम नहीं ले रहा। 10,225 10,225 10,250 का जो सपोर्ट लेवल वहां तक पहुंचा है और 10,825 के सपोर्ट लेवल पर निफ्टी भी पहुंचा है। लेकिन मेरी जो राय है कल के 2000 में वो स्टॉक पर है, इंडेक्स पे नहीं है। इंडेक्स पे तो आपके जो आपने स्ट्रैटेजी बताई थी वो तो हासिल हो ही गए हैं। आज का तो कॉल मतलब मेरे को खुद को अच्छा लगा। कभी कभी आपको कॉल देके ऐसा लगता है ना, फील होता है ना आपको कि अच्छा कॉल दिया, नहीं क्योंकि आज और देखिए आप अगर चार्ट को भी देखिए, जब 2:30 बजे जहाँ स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन हाँ सही टाइम पे, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे हुआ। आप कैसे कर लेते हैं? मैं तो चार्ट देख के आपने स्ट्रैटेजी बताई है। दीपाली जी ने एकदम सही वक्त पे सवाल पूछा। एब्सोल्युटली। और इन्हें सुबह से पता था कि मार्केट गिरेगा। देखिए एकदम रेड कलर की ड्रेस। तो नहीं अच्छा, स्टॉक बताइए। स्टॉक बताता हूँ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी 9250 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इसे शॉर्ट करना है, बेचना है। और इसके बेचने की वजह है ना, एक अच्छे रिजल्ट की है। और वो अच्छा रिजल्ट आया था आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अच्छे रिजल्ट की वजह से ओबीसी बेचना चाहता हूँ। अच्छा, क्या उसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, बहुत काम की बात है। पहली बात, 30 तारीख को आएंगे रिजल्ट ओबीसी के, ठीक है। एनपीए घटे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट आधे रह गए, 5-5.5% क्या। उन्होंने ये कहा कि अगर एनपीए 10% से नीचे नहीं आते नेट लेवल पर और बैंक मुनाफे में नहीं आता तो ये पीसीए से बाहर आ नहीं सकता। तो ये दोनों कंडीशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पूरी की है, ठीक है। ओबीसी पिछले 2 क्वार्टर से लॉस में है और इनके नेट एनपीए कोई चांस ही नहीं कि 6% 5% पे आ जाए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए मार्च तक तो ये कभी निकल ही नहीं पाएगा, कोई कितना ही जोर लगा ले। ओबीसी ये पीसीए के बाहर से, दायरे से बाहर निकलेगा नहीं। और जब बैंक हो रहे हैं कमजोर तो फिर किसी को तो गिरना है। तो ये ओबीसी कल के लिए परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर जिस तरह से आज बाजार कमजोर होकर बंद हो रहा है, अगर कल वाकई में कमजोर होकर रहा जिस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है, कई बार मैं आपको बार बार बोलता भी हूँ कि हमारे मार्केट आखिरी 1 घंटे में जिस तरह का रिएक्शन देता है ना, उसको मिलता जुलता रिएक्शन कई बार डाउ देता है। अभी डाउ आपको भले ही 10-20 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, कितना ऊपर दिख रहा था? 60 पॉइंट ऊपर है। 60 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मतलब ऐसा बंद हो, जो भी हो 60 पॉइंट है। बट एनीवे वो छोड़ दीजिए। लेकिन ओबीसी एक ये स्टॉक है जहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बन सकती है। ओबीसी का आज का हाई क्या है? 94-95 के आसपास का है। ओके, तो मेरे ख्याल से 95 आज का हाई का स्टॉप लॉस, ठीक है किरण जी? बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल वही है स्टॉप, वही है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। नीचे कितना गिराओगे ये बताओ? 90 और ज़्यादा? नीचे में पहला जो सपोर्ट है बड़ा वो है 89 रुपीज़ का और उसके बाद वाला है 87 रुपीज़ का। ओके, 89 और 87। हाँ, फ्यूचर्स के लेवल बोल रहा हूँ। 89, 87 ये 2 लेवल है और 95 का स्टॉप लॉस है। 92 हाफ पे बेचना है ओबीसी आपको। 2000 तो क्या लॉट साइज तो बड़ा ही होगा, 4-5 हज़ार? बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये 7000 का लॉट साइज। 7000? अच्छा, 2000 जल्दी बच जाएंगे फिर तो। तो 1 रुपये भी गिरने की जरूरत नहीं भाई। जिसके 2000 बनते जाएं या तो लेते जाएं या फिर स्टॉप लॉस सरकाते जाएं ताकि आपको लॉस न लगे। 2000 वाले में एक चीज़ ध्यान रखना है, कमाने बहुत कम है 2000 ही है सिर्फ, तो लॉस नहीं लगना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। तो ओबीसी कल के लिए हो सकता है ठीक उसी तरह से जैसे कल बायोकॉन हमने जाते जाते कहा कि कल के लिए आपको मुनाफा दे सकता है 10 रुपये। बायोकॉन बढ़कर भी आया, तो देखते हैं ओबीसी कल ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट साइड में। इस बीच ओरिएंटल होटल के रिजल्ट्स आए हैं और मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ आया है। ये बार स्टॉक को देख लेते हैं फटाफट से। 2 रुपए ऊपर ये कारोबार कर रहा है। हालांकि आय इनकी घटी है, 92 करोड़ से थोड़ी घटी है, लेकिन मुनाफा काफी तेज आया है। पहले चार्ट्स पर राय ले लेते हैं। कुणाल जी, ये इसके ओरिएंटल होटल के चार्ट्स देखकर बताइए अपना व्यू जरा।
देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है दीपाली, और मुझे लगता है कि इसमें हो सकता है कि एक बार 49 हाफ के लेवल्स और 50 रुपए के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएं। तो जो तेजी बन रही है वो वाकई में बहुत दमदार है। थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, इसलिए ट्रेडिंग की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है केवल उन्हें ही होल्ड करना चाहिए, नई खरीदारी की राय नहीं है। 49 हाफ एक लेवल है जहां पर कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और स्टॉप लॉस 46 हाफ पर रखें जिनके पास पहले की पोजीशन। ठीक है, 46.5 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक में तेजी आ रही है, खरीदा हुआ है तो आप होल्ड कर लीजिए। देखिए नंबर्स के आने के बाद अब ये 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते हैं आमतौर पे, और रिजल्ट्स का एक्शन भले ही स्टॉक में बन रहा हो। अभी 7.5% की तेजी ओरिएंटल होटल में अब आ चुकी है और दिन के हाई पॉइंट पर भी कारोबार कर रहा है। सबसे पहले आपने देखे रिजल्ट्स का इंपैक्ट और रिजल्ट्स का एनालिसिस जी बिजनेस पर। लेकिन रिजल्ट्स से याद आया, अभी भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो आने बाकी हैं। कैश मार्केट के काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, तो अलर्ट रहिए थोड़ा सा। तेजस नेटवर्क, प्रीमियर एक्सप्लोजिव, इनके रिजल्ट्स पर फोकस रहेगा। प्रीमियर एक्सप्लोजिव के इनफैक्ट आ चुके हैं। एक और रिजल्ट्स पर बातचीत कर लेते हैं, और वो है पीवीआर के भी रिजल्ट्स आएंगे कल, और नंबर्स कैसे रहेंगे इस पर बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। एक बार स्टॉक को जरूर देख लेते हैं कि वहां पर क्या रिएक्शन दिख रहा है। स्टॉक 1606 के आसपास कारोबार कर रहा है, 0.5% की मजबूती के साथ। नंबर्स कैसे आएंगे उस पर बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन स्टॉक पर एक फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। तब तक क्या राय है आपकी शर्मिला पीवीआर पर? मेरे हिसाब से नंबर्स भी अच्छे ही आएंगे, कंपेरेबल नहीं रहेंगे क्योंकि उनका पिछले क्वार्टर में कुछ दे हैव एडेड समथिंग। लेकिन एक जो बड़ा खतरा था कि ये जो बात चल रही थी कि देयर विल बी कंट्रोल ऑन द प्राइसिंग दैट दे डू ऑन फूड, वो चीज़ हट गई है। और आप अगर देखेंगे तो अब जिस तरह का बिजनेस है इन मल्टीप्लेक्सेस का, उनका काफ़ी अच्छा मार्जिन फूड और बेवरेजेस से आता है। सो आई थिंक फॉर पीवीआर इट ऑलमोस्ट वर्क्स आउट टू 30%। सो और जिस तरह का उनका आज स्प्रेड है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, और जिस तरह का प्राइसिंग है, they've had a couple of good movie releases I think in the last quarter। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक नतीजे तो अच्छे ही आने हैं। नतीजे अच्छे आने हैं, और जो जी बिजनेस की रिसर्च है रिजल्ट्स को लेकर वो भी आपके सामने रखेंगे। 1606 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है पीवीआर का शेयर। लेकिन इस बीच आप मार्केट को देखिए, मार्केट में कमजोरी एक्सटेंड करती हुई दिख रही है। 100 अंक ऑलमोस्ट निफ्टी अब नीचे आ चुका है, 10,824 का लेवल है। सेंसेक्स अगर दिन के ऊपरी स्तरों से कंपेयर करेंगे तो 500 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया है, क्योंकि 350 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है सेंसेक्स में। 36,000 पर है ये, और निफ्टी बैंक ये 27,230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगेन डे लो पर। आईटीसी तो मेन कल्प्रिट रहा ही है जिसकी वजह से मूड बिगड़ा है, और आईटीसी आप देखेंगे अभी भी ये स्टॉक लगभग 4% नीचे आ चुका है। ग्रासिम पर इनफैक्ट आपके टारगेट्स क्या थे किरण जी? ये भी डे लो पर ट्रेड कर रहा है, लो पे ट्रेड कर रहा है, पर मेरे टारगेट्स आज के नहीं हासिल हुए, पर मुझे लगता है कि कल बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए, क्योंकि इसने जो राइजिंग ट्रेंड लाइन और जो ट्रायंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहा था उसके नीचे ब्रेक डाउन दिया है। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 770 का और फिर 760 का, ये दो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। ठीक है, ग्रासिम भी डेलो पर आ चुका है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे पीवीआर के, पीवीआर पर हम टेक्निकल राय भी लेंगे, लेकिन कुशल मौजूद है बताने के लिए नंबर्स कैसे आ रहे हैं। कुशल, कैसे नंबर्स आ रहे हैं पीवीआर के? जी हाँ, तो पीवीआर के जो रिजल्ट्स हैं उसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस तिमाही में जो एसपीआई सिनेमाज हैं, इन्होंने जो अगस्त में एक्वायर किया था 633 करोड़ में 71% स्टेक, उसके भी नंबर्स इंक्लूडेड हैं। तो वाई बेसिस पे ये रिजल्ट्स जो हैं कंपेरेबल नहीं है, बट नंबर्स वाइज काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो करीब 41% रेवेन्यू बढ़ सकता है पीवीआर का, जिसमें एसपीआई सिनेमाज की जो आय है वो करीब 100 करोड़ की हो सकती है। और वहीं अगर हम एबिटा फ्रंट पर बात करें तो वो करीब 51% एबिटा बढ़ सकता है। अगर हम इनकी स्क्रीन्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्क्रीन्स 21 नई स्क्रीन्स इस तिमाही में ऐड हो सकती है, और साथ साथ नई जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं वो करीब 30% का इजाफा हो सकता है, और साथ साथ जो विज्ञापन आए हैं उसमें करीब 25% का इजाफा हो सकता है। और मुनाफे की अगर बात करें तो उसमें करीब 52% का इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो पीवीआर के नंबर्स आ सकते हैं वो अच्छे आ सकते हैं। यही शर्मिला भी बता रही है, 50% के आसपास का मुनाफा बढ़ रहा है, जो कुशल भी बता रहे थे। मार्जिन 19.5% के आसपास आ सकते हैं। अब कुणाल जी आप बताइए, पीवीआर रिजल्ट से पहले खरीदना चाहिए या फिर नहीं, या फिर नई एंट्री लेनी है तो सही लेवल क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि पीवीआर एक एक्सेप्शनल चार्ट स्ट्रक्चर है दीपाली, और लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता आया है। और मुझे लगता है कि इन स्तरों पर भी अगर खरीदें और बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें, 1590 के आसपास 1590 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, तो मुझे लगता है कि हो सकता है नतीजों के बाद इसमें दोबारा से तेजी बन जाए, और 1650 1655 के लेवल्स पहले और बाद में फिर इसमें 1685 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न चार्ट पर विकसित हो रहा है। तो इन स्तरों पर मेरी बाय की राय है 1590 का हालांकि स्टॉप लॉस जरूर रखना है।
ठीक है, खरीदारी की राय है पीवीआर पर इन स्तरों पर 1590 का आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। फ्यूचर्स में 1611 पर कर रहा है ये कारोबार। लेकिन शर्मिला, टीवीएस मोटर्स पर अपना व्यू दीजिए। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में एक दिन की तेजी बनी। आज सीएलएसए ने की रिपोर्ट आई, सेल के टारगेट से स्टॉक वापस 5% लुढ़क गया और ये सुबह से कमजोर है स्टॉक। लेकिन रिजल्ट्स अच्छे थे। एंड व्हाट वी वर टॉकिंग ऑफ अर्लियर कि जो कंजम्पशन में ही नंबर्स अच्छे आए, उनमें ये भी एक स्टॉक है। यू हैव हेवल्स, यू हैव एशियन पेंट्स, यू हैव कजारिया सिरेमिक्स, यू हैव एचयूएल। तो ये जो कंजम्पशन स्पेस और रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं ना, उनके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। प्रॉब्लम हियर इज दैट टू व्हीलर पे आउटलुक अच्छा नहीं है, विच इज व्हाई प्रोबेबली सीएलएसए हैज कट देयर टारगेट। और टीवीएस का फायदा ये रहता है कि इट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ स्मॉलर बेस। तो अगर आप मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग आज के यू नो इन टुडेज एनवायरनमेंट टीवीएस के ही मंथ ऑन मंथ नंबर सबसे अच्छे हैं एज कम्पेयर टू बजाज ऑटो एंड हीरो मोटर्स। बजाज ऑटो हैज द बिग एडवांटेज कि उनकी आज एक्सपोर्ट स्टोरी एक दूसरे लेवल पे पहुंच गई है। बट वेदर दे कैन रिपीट दैट इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इज समथिंग आई थिंक मार्केट विल अवेट, क्योंकि वो you know that's more noticeable. I think what I read was that every third motorcycle in Africa today is a Bajaj Auto. और अगर आपने उनकी जो नई ad देखी है, it's a brilliant ad where they talk of the most popular Indian abroad, where सब देशों में देशों बजाज। बजाज के तो हमेशा से ad तो बहुत अच्छे, हमारा बजाज। हाँ, correct, that was an iconic ad. और जब बजाज का नाम आता है सबसे बड़ी स्माइल इधर आती है किरण जी के। पूना सबसे ज्यादा। हाँ, मतलब बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो सबसे ज्यादा बाय कॉल आपने दिए होंगे। नहीं, ऐसे नहीं, सबने दिए, पर मैंने भी बहुत सारे दिए। बिल्कुल, आपने स्टॉक ही वैसे चले, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। रिजल्ट आए इसमें? हाँ, एसएल प्रोपैक के रिजल्ट्स आए हैं। मुनाफा 40 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ रहा है। आय इनकी 595 करोड़ से बढ़कर 694 करोड़ के आसपास आई है। एसएल प्रोपैक के स्टॉक 2.25% ऊपर है। सुबह से मजबूती इसने अपनी होल्ड की है। 116.50 के आसपास कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, आपकी राय चार्ट्स पर? देखिए, बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है दीपाली। इस काउंटर में हमने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनते हुए देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, दोबारा से तेजी बन रही है। मुझे लगता है जिनके पास है निश्चिंत होकर के बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 110 रुपए पर रखे। मुझे लगता है ये काउंटर पहले 125 रुपए का लेवल हासिल करेगा और फिर 135 के लेवल्स भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो 110 के स्टॉप लॉस से निवेशित रहने की राय। ठीक है, 110 के स्टॉप लॉस के साथ निवेशित रहे आप इस स्टॉक में। 125, 135 ये दो टारगेट्स हैं। और एक डिस्क्लेमर भी दे दे, एसएल प्रोपैक और जी बिजनेस के पेरेंट्स सेम है, यानी एसएल ग्रुप। और इस बीच बाजार में तो दबाव एक्सटेंड हुआ है दिन के निचले स्तरों पर। ये डिस्क्लेमर अच्छा लगा, पेरेंट्स सेम है। पेरेंट्स वाला डिस्क्लेमर पहली बार ही है ना, नहीं तो आज तक तो हम पर आइडियली तो सही है ना। बिल्कुल 100% सही है। नहीं तो हम लोग जनरली तो ग्रुप कंपनी है, ग्रुप पेरेंट्स सेम है। थोड़ा पर्सनलाइज लगता है, फैमिली वाली फीलिंग आती है। दीपाली जी आगे बढ़िए। सॉन्ग नीचे है निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर, मतलब बाजार इतने नीचे है और आप हंसी खुशी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये बाजार से हंसी खुशी का क्या लेना? नहीं, आपने तो शॉर्ट कॉल दिया था, तो खुशी की बात है। तो खुशी टारगेट्स हुए क्योंकि शॉर्ट में तो है ना, देखो कॉल गलत जाने पे भी मतलब वैसे ही रहता हूँ, और कॉल अच्छा हो तो भी ऐसे ही रहता हूँ। ठीक है, तो कॉल तो सही गलत चलते रहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, टीवीएस मोटर आप जो बात करी थी थोड़ी देर पहले, एक्चुअली टीवीएस मोटर से हम कल बात भी कर रहे थे और मेरे ख्याल से हमारा शॉर्ट कॉल ट्रिगर भी हुआ था स्टॉप लॉस। जब हमने कहा था कि इसके नंबर्स खराब आएंगे, नंबर्स के दिन ही शॉर्ट कॉल दिया था आज के 2000 में। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक है ना, ऐसे अफसर मुँह कुछ भी दे देता है, गलत दे देता है। अब आज देखिए वापस कल जहाँ जितना बढ़ा था उतना नीचे। खराब है। अरे एक चीज़ समझनी चाहिए, और वो ये कि टीवीएस एकमात्र ऐसा दुपहिया वाहन वाला स्टॉक है जो सबसे महंगा है। मतलब इतने ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे आप गलती कैसे कर सकते हो? आपको बताऊँ एक आध टारगेट आप फंसेंगी। सीएलएस 360 टीवीएस पे कल जो मूव आई थी वो पूरी शॉर्ट कवरिंग की मूव। एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ड ही नहीं हुए थे। तो या तो फिर यह है कि ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा कर दिया, अलग बात है। 360 वाला टारगेट भी आने से रहा। हाँ, नहीं, यू नेवर आने से रहा, वो बात सही है। लेकिन मैं पहले सीएलएसए को, शर्मिला जी एक मिनट सुनिएगा, मैं पहले ना ये सीएलएसए वाले जब टाटा मोटर्स का ऐसा टारगेट देते तब भी मैं यही कहता था, अरे टाटा मोटर्स थोड़ी ये हो जाएगा 250 हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये नेवर नो, ये मार्केट है, किसी को है ना मतलब अच्छे से अच्छा गलत पड़ सकता है, गलत से मतलब नादान आदमी सही पड़ सकता है। तो सबकी राय मतलब सर आंखों पर सिंपल है, और ये तो सीएलएसए है, यू नेवर नो। इस बीच वोडाफोन इंडिया पर एक खबर आई है बेबी, इनकी आज बोर्ड मीटिंग। 25,000 करोड़ जुटाएंगे राइट। 25,000 कौन देगा?
जुटाना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, देगा कौन? 25,000 करोड़। एंड इट्स स्कैरी इफ यू आस्क मी, क्योंकि जिस तरह के डेट लेवल है सभी टेलीकॉम मार्केट कैप देखो जरा कंपनीज इसका, मार्केट कैप क्या होगा, मतलब जितना मार्केट कैप उससे ज्यादा कैपिटल चाहिए इनको। प्रमोटर ही डाले तो भले, बाकी कोई शर्मिला जी तो डालने वाली नहीं है। शर्मिला जी आप कुछ डालेंगे 25,000 में, कुछ थोड़ा बहुत? 25 रुपया भी नहीं है। ये देखो 29,000 करोड़ की फुल मार्केट कैप। बिरला जी को डालने पड़ेंगे पैसे, बिरला जी के पास ही है भाई। बिरला ग्रुप कितना है मार्केट कैप? जितना मार्केट कैप है 11,000 करोड़ का। हाँ, अच्छा, फ्री फ्लोट 11,000 करोड़ है, बाकी फुल मार्केट कैप 29,000 करोड़ है। 29,000 करोड़। एक पे एक राइट होगा, मतलब पूरा का पूरा डाइल्यूशन इतना है, हर एक शेयर पे एक शेयर मिलेगा। ओके, चलिए बढ़िया है, लेकिन पूंजी की जरूरत तो है, चाहे प्रमोटर। लेकिन वैसे इस खबर को बुरी तरह से नहीं देखना चाहिए, अच्छी तरह से देखना चाहिए। अगर प्रमोटर ग्रुप, चाहे वो वोडाफोन हो या फिर आइडिया, मतलब जो बिरला हैं या फिर वोडाफोन, जो मल्टीनेशनल कंपनी, अगर ये दोनों मिलकर पैसा डालते हैं तो ये बात तो ठीक है। क्यों? अगर पैसा आएगा तो कंपनी के लिए पैसे की जरूरत हो सकता है। Well, very honestly, telecom companies are in a bit of a tight spot. हाँ. तो दे ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। ऑप्शन है नहीं, बिना पैसे का काम तो पैसे से ही चलेगा। इस पे वोडाफोन 11,000 करोड़ इसमें वोडाफोन देगा, और बाकी के 14,000 कौन देगा? 14,000 रुपए नहीं है, करोड़ भी है पीछे में। चलिए, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, पैसे मिलने चाहिए। वोडाफोन आइडिया प्लान अच्छा है भाई, 25,000 करोड़ सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, तो ये है आपके लिए पैसे जुटाने का इंतजाम। प्रोविजनल क्लोजिंग हो चुकी है 27,225, जो हम कह रहे थे 27,200 27,225 की रेंज में सपोर्ट आना चाहिए, 250 की रेंज में, एग्जैक्टली वहीं पहुंचा है। 10,825 जो निफ्टी का टारगेट था, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर क्लोजिंग हुई, लेकिन अभी भी निफ्टी पर ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं कि कोई बहुत बुरी क्लोजिंग हुई, अच्छी तो नहीं है। और आज हमने आपको कहा भी था कि 10,875 के नीचे अगर निफ्टी बंद हो और 27,400 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो, तो अपनी तेजी की पोजीशन जो आपने पिछले 2 दिनों में बनाई उसे कम कर लीजिएगा। तो कम की होगी आपने, नहीं की होगी तो फिर कल फिर आप जरा भगवान का नाम लीजिए, कल सुबह फिर उम्मीद करें कि डाउ और ठीक ठाक रहे और कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो कि जिससे फिर आप कल नीचे खुले। बट अदरवाइज तेजी की पोजीशन हल्की करने का सिग्नल तो आ गया था। फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है 10,831 निफ्टी, 27,250 राउंड फिगर पर बैंक निफ्टी, जो आज की एक्सट्रीम ट्रेडिंग रेंज का निचला हिस्सा था, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर हुआ है बंद। और सेंसेक्स ने मारी है ट्रिपल सेंचुरी, लेकिन आज नीचे की तरफ 336 अंकों के नुकसान के साथ। लेकिन चलिए, इस बीच इंडिगो के रिजल्ट आ गए, तो जाते जाते इंडिगो के रिजल्ट पे आपको बता दें, 191 करोड़ का, ये लो, खराब है जी, खराब ही आने थे, पता नहीं क्यों चल रहा था स्टॉक। हम तो कल भी हम बोल रहे खराब है, लेकिन बढ़ गया। ये सही होता है। 395 करोड़ का अनुमान था, 395 करोड़, उसके सामने है सिर्फ 191 करोड़ सिर्फ। तो खराब है रिजल्ट मुनाफे के लिहाज से। ऑपरेटिंग मार्जिन 20% आनी चाहिए, देखते हैं कितना आता है मार्जिन। और कामकाजी मुनाफा 1,690 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान है। 8,400 करोड़ के आसपास की आय का अनुमान है, तो आय भी कम आई है, 7,920 करोड़, 500 करोड़ आय कम है। तो चलो, आय खराब, मुनाफा खराब। अब बता दें आपको क्या आने वाला है ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा जो भी आएगा। शर्मिला जी, पहली नज़र में खराब है, खराब नंबर्स, कुछ नहीं, मज़ा नहीं है, छोड़ दीजिए, कल सुबह पता चलेगा। रिएक्शन तो कल सुबह ही आएगा जो भी आना है इंडिगो में। तो ये है आपके लिए रिजल्ट। विदा लेंगे आप सभी से। कुणाल जी और राकेश जी, धन्यवाद आपका शो में जुड़ने के लिए, और शर्मिला जी और किरण जी, आपका भी धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए।